हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस यूपीएससी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इकोनॉमी के कुछ बेसिक्स देखे थे, आप सभी को बहुत पसंद भी आए, राइट। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे हम आज के सेशन के अंदर, दैट इज़ द सेकेंड चैप्टर नेशनल इनकम के बारे में। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है नेशनल इनकम। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं। आप सभी ने लेक्चर पूरा देखा, कमेंट भी किया और आप सभी ने बताया भी कि हाँ सर हमें अच्छे से चीज़ें सारी समझ आई हैं और बिल्कुल भी टफ नहीं लगा। अब ये जो सेकंड चैप्टर है ना नेशनल इनकम, इसके अंदर आप समझो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स, जीडीपी क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा पक्का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भले ही अच्छे से आइडिया ना हो कि क्या मीनिंग होता है उसका। इस तरह के वर्ड्स जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सुने सबने हैं पर आइडिया नहीं है, या फिर पढ़ा था भूल गए, राइट। जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या खामियां हैं उस प्रोसेस के अंदर, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम आज पढ़ने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला भी था कि इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं, ये ना सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। तो ज़रूरत क्या है, मैं चाहता हूं आज के सेशन के ऊपर आप पूरी तरह से अटेंटिव रहो, क्योंकि ना आप लोगों ने भी ना कई बार रिकॉग्नाइज किया होगा कि बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं बार बार जीडीपी के बारे में, पर याद ही नहीं हो पाता, समझ ही नहीं आता मीनिंग क्या है, एनडीपी, एनएनपी, बेसिक कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। पर आई अश्योर यू, अगर आप इस लेक्चर को अटेंटिवली सुनोगे, आज के बाद कभी भी आपको दोबारा जीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतनी क्लैरिटी के साथ पढ़ने वाले हैं। मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे बस इतनी एश्योरेंस चाहिए कि आप इस पूरे सेशन को पूरा अटेंटिवनेस से कंप्लीटली देखोगे, बस इतना चाहिए। ट्रस्ट में उसके बाद कभी कोई कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आज के लेक्चर को ध्यान से सुनना है और हर लेक्चर को, हर टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जीडीपी आखिर होता क्या है। देखो, जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब समझने की कोशिश करो, तीन वर्ड है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन सभी का अपना मीनिंग पता होगा आपको। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हो, या फिर प्रोडक्ट का मतलब कहीं ना कहीं आउटपुट के साथ लिंक्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। बीच में क्या वर्ड है आपका, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक का मीनिंग यहां पर क्या है, डोमेस्टिक का मीनिंग है कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक बॉर्डर्स, गेटिंग द पॉइंट, कि इंडिया की बाउंड्री, उसको बोल दिया डोमेस्टिक। और ग्रॉस वर्ड सर, ये हमने वर्ड कहां सुना है, सोचो कहीं सुना है कभी ग्रॉस वर्ड। लेट्स से कभी आपने बिल देखा है, कभी अपना किसी भी चीज का बिल वगैरह देखा होगा, केवल लिखा था ना ग्रॉस अमाउंट इतनी है, उसमें से फिर कुछ डिस्काउंट देते हैं, फिर नेट अमाउंट आपको इतनी पे करनी है। तो ग्रॉस का मतलब कहीं ना कहीं टोटल होता है। तो जो तीन वर्ड है ना, इनका मीनिंग ऐसे ही कुछ नहीं है, ये इंग्लिश के ही वर्ड है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी तीनों वर्ड से ना कहीं जीडीपी का मतलब निकल आएगा। क्या मीनिंग है, प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका मार्केट वैल्यू कह लो, या कहीं ना कहीं आप आउटपुट कह लो, कितना आउटपुट है, कितनी मार्केट वैल्यू है, किस चीज की, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जिनको आपने कहां पर प्रोड्यूस किया। ये देखो डोमेस्टिक, अपनी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आई बात समझ में। तो जीडीपी क्या बना, गुड्स एंड वैल्यूज की, जो फाइनल गुड्स एंड वैल्यूज की क्या मार्केट वैल्यू थी, उसका समेशन, समेशन मतलब ग्रॉस, उनका समेशन किया, कहां पर प्रोड्यूस हो रही हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, किसके अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। हो सकता है ये 3 महीने का हो तो हम उसको बोल देंगे एक क्वार्टर के अंदर, एक साल की बात कर लेंगे तो पूरे साल के अंदर कितना हो रहा है वो देखा जाएगा। जनरली हम एक साल की बात करते हैं, ये जो टाइम पीरियड है ना कि कितने टाइम के लिए देख रहे हैं, तो 3 महीने भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। अब इंडिया के केस में पता क्या होता है, हम जो जीडीपी जनरली देखते हैं ना, 3 महीने तो देखते ही हैं, पर साल दर साल की देखते हैं। जैसे इंडिया में जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो फिस्कल ईयर हम देखते हैं। कहने का मीनिंग क्या, इंडिया में जो साल स्टार्ट होता है ना फाइनेंशियली, अगर हम देखें तो वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। आई बात समझ में। एक होता है आपका कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो हम मनाते हैं कि 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को आपका जो साल खत्म हो गया, इसको बोलते हैं क्या, सीवाई। सीवाई मतलब कैलेंडर ईयर। एफवाई मतलब आपका फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर इंडिया के केस में अगर हम बोलें तो वो क्या है, 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक। आई बात समझ में। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें ना, थोड़ा मैं आपको और समझा दूं इसी, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात हो ही रही है तो नोटिस करना। अब ये था एक साल हमारा। अब मैंने क्या बताया आपको क्वार्टर के बारे में। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, तिमाही, मतलब 3 मंथ्स। अगर आप इस 12 महीनों को ना 3 मंथ्स में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो पहली तिमाही कौन सी होगी, पहला क्वार्टर होता है आपका
1 अप्रैल से लेकर बताओ कहां तक, बिल्कुल 30 जून तक। सेकंड क्वार्टर कौन सा होता है आपका, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। थर्ड क्वार्टर होता है आपका इसके आगे का, दैट इज 1 अक्टूबर से लेकर आपका 31 दिसंबर तक। और फोर्थ क्वार्टर हो गया आपका 1 जनवरी से लेकर आपका 31 मार्च तक। इस तरह से आपको ना कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि Q1 की बात हो रही है, Q2 की बात हो रही है। उसका मतलब कुछ नहीं, बस यही है कि Q1 आपका अप्रैल टू जून, Q2 आपका जुलाई से सितंबर, Q3 आपका अक्टूबर टू दिसंबर एंड Q4 आपका जनवरी से मार्च। तो इस तरह से हमारा पूरा साल होता है 4 क्वार्टर के अंदर डिवाइडेड। वापस आते हैं जीडीपी के ऊपर। तो अगर हम एक साल की जीडीपी की बात कर रहे हैं, हम एसेंशियली क्या बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, इसको बोल देंगे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप आप सभी को जीडीपी का मीनिंग समझ आ गया होगा कि जीडीपी हम कहने का चाहते हैं। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वर्ल्ड मैप है। लेट्स से आप कोई भी एक नंबर, कोई भी एक कंट्री अज्यूम करो। लेट्स से कोई चीज चाइना में मान लो कुछ बन रही है, चाइना के वहां पे कुछ चीज प्रोड्यूस करी जा रही है, क्या वो इंडिया की जीडीपी में आएगी? द आंसर इज नो, नहीं आएगी। क्यों सर? क्योंकि हमने देखा ना वो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी तो ये रही, चाइना थोड़ी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है ना, तो वो इंडिया की जीडीपी के अंदर नहीं इंक्लूड होगा। चलो ठीक है सर, ये बात चलो समझ आया। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लो किसी और चीज़ की, ठीक है, किसी आप फिल्म एक्टर की बात कर लो। हमारे कुछ फिल्म एक्टर्स हो सकता है वो कहाँ जाएं, वो मान लो किसी दूसरी कंट्री में, लेट्स से यूएसए में जाके कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर एक्टर की बात कर लो। अगर मान लो वो यूएस में काम कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या वो इंडिया की जीडीपी में आएगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि देखो काम हो कहां पे रहा है, ये काम हो रहा है यूएसए के अंदर, तो क्या वो चीज इंडिया की जीडीपी में आएगी? नहीं। तो किसकी जीडीपी में आएगी? यूएसए की। तो जब बात होगी ना डोमेस्टिक की, तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है कि कोई चीज की प्रोडक्शन आखिर हो कहां पे रही है। गेटिंग द पॉइंट? कुछ भी अगर हमने बस सिंपली इतना ध्यान रहो कि कौन सी चीज कहां प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो चीज इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है तो इंडिया की जीडीपी में आएगी, अगर वो चीज यूएसए में प्रोड्यूस हो रही है तो वो यूएसए की जीडीपी में आएगी। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। पर सर कुछ चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंडिया की कोई एम्बेसी है, वो यूएसए में है। अब होती है यूएसए की एम्बेसीज आपको दिल्ली वगैरह में देखने को मिल जाएंगी, राइट। अब ये जो इस तरह की एम्बेसीज होती हैं या काउंसुलेट होती हैं, दरअसल में ना ये उस कंट्री की हिस्सा माना जाता है। कहने का मतलब क्या, जैसे लेट्स से इंडिया की कोई टेरिटरी है, इंडिया की जो एम्बेसी है वो यूएसए में है लेट्स से, ठीक है ना, तो यूएसए में एम्बेसी है, किसकी है? वो इंडिया की है। तो अगर यूएसए के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी है, ये किसका पार्ट माना जाएगी? ये माना जाएगा पार्ट किसका? इंडिया का पार्ट। समझ रहे हो? क्योंकि वो इंडिया का ही पार्ट है, वो बस वहां पे यूएसए के अंदर हमने अपनी एम्बेसी खोल रखी है। तो अगर कुछ उस एम्बेसी या उस कॉन्सुलेट के अंदर कुछ भी काम होता है, वो किसकी जीडीपी में आएगा? द आंसर इज इंडिया की जीडीपी के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और सोच लो, जैसे मान लो कि इंडिया का ना कोई मिलिट्री बेस है किसी दूसरी कंट्री के अंदर। अब ध्यान रखो, किसी दूसरी कंट्री के अंदर हमने इंडिया का कोई मिलिट्री बेस खोल रखा है। अब मिलिट्री बेस है किसका? इंडिया का। तो किसकी जीडीपी में आएगा? ये इंडिया की जीडीपी में आएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो जैसे मैं बात कर रहा था ना कि टेरिटरी का मतलब क्या है, यहां पर ये सारी चीजें हैं। पहली तो बात वही है कि हमारे जो भी पॉलिटिकल बॉर्डर्स होते हैं वो तो इंडिया की जीडीपी में है ही है, ठीक है। हमारे जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, पानी में भी तो आप जानते हो अलग अलग तरह की डिविजन होती हैं। आपने, आई एम नॉट श्योर, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है उसके अंदर आप अनक्लॉज के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। कुछ हिस्सा हमारा होता है, कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, टेरिटोरियल एरिया होता है, हाई सीज होता है। तो जो टेरिटोरियल वाटर वाली चीजें हैं, वहां पर अगर कोई भी चीज होती है तो वो भी इंडिया की जीडीपी में है। फिर इसके अलावा कुछ आप जानते हो, कुछ हमारे शिप्स हो सकते हैं, कुछ एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। वो हो सकता है कि मान लो इंडिया से यूएस जा रहा है कोई एयरक्राफ्ट, अब उसके बीच में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ये किसकी जीडीपी में आएगा? सर इंडिया की जीडीपी या यूएसए की जीडीपी? द आंसर इज कि वहां पर उनको कौन से कंट्री मैन रन कर रहे हैं। अगर मान लो इस तरह से दो कंट्रीज के बीच में शिप्स और एयरक्राफ्ट जा रहे हैं ना, तो अगर वो कंट्री मैन के द्वारा रन किए जा रहे हैं तो वो इंडिया की जीडीपी में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी मान लो, जैसे मान के चलो अमेजॉन की बात करते हैं। अब अमेजॉन क्या है? अमेजॉन यूएसए की कंपनी है, ठीक है। अब अमेजॉन इंडिया में भी तो काम कर रही है, बिल्कुल। अब अमेजॉन इंडिया के ऑफिस के अंदर कोई काम होता है,
कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्या लगता है किसकी जीडीपी में आएगी? क्या यूएसए में आएगी या इंडिया में? देखो याद करो, वर्ड क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब कहां पर चीज प्रोड्यूस हुई। तो अमेजॉन इंडिया ने कोई चीज प्रोड्यूस करी, कहां प्रोड्यूस करी? इंडिया की टेरिटरी के अंदर। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, इंडिया की जीडीपी में आंसर आएगा। तो जब भी बात हो रही है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जीडीपी की बात हो रही है, आपने सिंपली ये देखना है कि उसका प्रोडक्शन आखिर हो कहां पे रहा है। अगर इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है तो इंडिया की जीडीपी में आएगा। आपको ये फिक्र नहीं करना कौन कर रहा है, हो सकता है कोई बाहर वाला कर रहा हो तो भी इंडिया की जीडीपी में आएगा, कोई इंडियन कर रहा हो तो भी इंडिया की जीडीपी के अंदर आएगा। यहां देखना है कि कहां हो रहा है। तो डोमेस्टिक का मतलब ना आपको बस दिमाग में रख लेना है कि यहां हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वेयर, कि कोई चीज कहां पर हो रही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन डोमेस्टिक। आई बात समझ में? इसके अलावा कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे हो सकता है आप पे कुछ फिशिंग वेसल हो, कुछ ऑयल नेचुरल गैस के रिग्स हो, जो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल्स मान लो उनको इंटरनेशनल वाटर के अंदर यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो वहां पर भी अगर इंडिया के पास उसके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं तो अकॉर्डिंगली वो चीजें भी इंडिया की जीडीपी में आ जाएंगी। उसी तरह से जो मैं बात कर रहा था कि हमारे कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कुछ एम्बेसीज, कुछ कॉन्सुलेट्स जो इंडिया के हैं वो दूसरी कंट्री के अंदर लोकेटेड हैं, तो वो भी इंडिया की जीडीपी में आएंगे। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, आई अंडरस्टैंड, बट ये इंपॉर्टेंट है। यहां से यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा इसलिए है ना क्योंकि एम्बेसी इंडिया की है दूसरी कंट्री के अंदर, पर वो ना दरअसल में इंडिया की टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए वो इंडिया की जीडीपी में आ रहा है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब इसी के साथ एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, दैट इज पोटेंशियल जीडीपी। देखो वर्ड सिंपल सा ही है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है आप कहां तक पहुंच सकते हो। तो हम बेसिकली देखने की कोशिश करते हैं पोटेंशियल जीडीपी के अंदर कि बेसिकली आपका मैक्सिमम आउटपुट कितना हो सकता है, ठीक है। तो एक कंट्री कितना मैक्सिमम आउटपुट कहीं ना कहीं जनरेट कर सकती है यूजिंग द अवेलेबल कैपिटल एंड लेबर। अब जब भी ऐसा होगा, कहीं ना कहीं हम मान लो अपने आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चक्कर में पता क्या होता है, उस चक्कर में महंगाई हो जाती है। तो हम जब पोटेंशियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो महंगाई रहे वो कांस्टेंट रहे। तो हम इंश्योर क्या करना है कि कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट के ऊपर आपका मैक्सिमम आउटपुट क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं आपका पोटेंशियल जीडीपी। एक तो हो गया आपका पोटेंशियल। देखो जैसे आप एग्जांपल हो सकता है आपका पोटेंशियल हो 20 घंटे पढ़ने का एक दिन के अंदर, ये मैक्सिमम है आपका, पर आप पढ़ रहे हो लेट्स से 5 घंटे, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल जीडीपी, ये हो गया आपका एक्चुअल। दोनों के बीच का जो फर्क है इतना बड़ा, ये क्या होगा, ये गैप होगा। तो यहां पर भी दरअसल में जीडीपी गैप का मतलब और कुछ नहीं, आपका पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी के बीच का जो फर्क होता है ना, उसी को कहीं ना कहीं हम यहाँ पे गैप बोलते हैं, जीडीपी गैप। अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है आप अपने गैप से जनरली क्या करोगे, आप अपने जो पोटेंशियल है उससे जनरली कम ही परफॉर्म करोगे, पर कई बार आप उससे आउट परफॉर्म भी कर सकते हो। तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे जाते हैं जब जीडीपी गैप आपका पॉजिटिव होता है, कुछ बार आपका जीडीपी गैप नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आपको और समझाता हूं, जैसे ये पर्टिकुलर आप ग्राफ को फॉलो करो, ये मान लो है आपकी जो कर्व है, ये जो स्ट्रेट कर्व जो ऐसे जा रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल जीडीपी का कर्व। तो कुछ ऐसे टाइम्स होंगे जब आपका जो एक्चुअल कर्व है वो ऊपर जाए, कुछ ऐसे टाइम होंगे जब आपका एक्चुअल कर्व थोड़ा नीचे जाए। मैं एक्चुअल वाले को दोबारा ड्रा कर देता हूं, ये रहा आपका एक्चुअल, ये जो रेड के साथ मार्क कर रहा हूं, ये एक्चुअल जीडीपी है। तो कुछ टाइम आपका क्या होगा, एक्चुअल जीडीपी ऊपर भी हो सकता है, कुछ टाइम आपका नीचे भी हो सकता है। जनरली नीचे ही रहता है। नीचे रहने का मतलब आप अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे, आप अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे। ऑन द अदर हैंड हो सकता है आपके कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, वहां पर आप इसको एक्सीड भी कर पाओ, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपका जो एक्चुअल जीडीपी है वो इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। कुछ जगह पे आपका कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ सकता है ऐसे टाइम्स के ऊपर जब एक्चुअल जीडीपी ज्यादा होता है, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने जीडीपी का मीनिंग समझ लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक्चुअल जीडीपी क्या होती है और पोटेंशियल जीडीपी होती है, ये भी हमने समझ लिया। अब आगे क्या समझना है, आगे इसको कैलकुलेट करें ना, मेथड समझ रहे हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले मैं उसको बता दूं, फिर आगे आएंगे इसके ऊपर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। अब जीडीपी सर समझ आ गया, ये नॉमिनल क्या है और रियल क्या है, आप ये बताइए। देखो समझने की कोशिश करो, एक दुकान को इमेजिन करो, मान लो आपकी ना जूतों की दुकान है, ठीक है सर, और मैंने आपसे पूछा भैया इस साल का ना मुझे बताओ कि आपका इस साल का बिजनेस कैसा था, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि इस साल का आपका बिजनेस कैसा था, तो लेट्स से आपने मुझे बता दिया कि सर इस साल ना हमने 1,000 रुपए का बिजनेस किया। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं अगले साल
कि भैया अब बताओ आपका बिजनेस कैसा है। आप मुझे लेट्स से बोलते हो कि सर इस साल मेरा बिजनेस हो गया 1200, कि इस साल मैंने 1200 रुपए के जूते बेचे, पिछले साल कितने के बेचे थे 1000 के, इस साल कितने के बेचे 1200 के। तो मुझे तो ऐसा देखने में लगेगा ना कि यार आप बढ़िया काम कर रहे हो, क्योंकि पिछले साल 1000 रुपए के जूते बिके थे, इस साल टोटल 1200 के बिके हो। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ना मुझे पता लगा कि आपका बिजनेस इंप्रूव हुआ है, बट एक्चुअली मुझे पता नहीं लगा। मैं समझाता हूं कैसे। ये जो मैंने 1000 रुपया किया, ऐसा हो सकता है ना कि लेट से आपने 10 जूते बेचे थे यहां पे, ठीक है, ये है क्वांटिटी, और आपका एक जूता था 100 रुपए का। तो प्राइस मान लो अगर 100 रुपीज था और क्वांटिटी थी 10, तो आपका बिजनेस हो गया था 1000 रुपए का। 10 into 100 is 1000। ठीक है सर। अगले साल लेट से पता क्या होता है, मार्केट में आ जाती है महंगाई, जूते किसी कारण बहुत रेट बढ़ जाता है। तो मान के चलो कि जूतों का रेट इस साल हो गया लेट से 200। अब ये क्या है, आपका प्राइस हो गया है 200 और आपने क्वांटिटी कितनी बेची, सिर्फ और सिर्फ 6। तो 6 into 200 1200। अब पहले याद करो, पहले मैंने आपको क्या बताया, इस दुकान का बिजनेस था 1000, इस साल हो गया 1200। देखने में क्या लगा कि कंपनी ने बढ़िया काम किया है, पर जब मैंने उसको अंदर खरीद के देखा तो मुझे पता लगा पिछले साल ना इसने 10 यूनिट बेचे थे, इस साल कितने बेचे, सिर्फ और सिर्फ 6। अब नोटिस करो, इसका जो ज्यादा मुझे रेवेन्यू दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं महंगाई आ गई है। जबकि इससे तो एक्चुअल में पता ये लग रहा है कि इससे जूते बिक ही नहीं रहे। पिछले साल 10 बेच रहा था, इस बार 6 बेच रहा है। हो सकता है अगले साल इसका मार्केट में इसका धंधा ही बंद हो जाए, है कि नहीं। तो नॉमिनल जीडीपी में हम क्या काउंट कर रहे हैं, आप नोटिस करो, हमने क्या काउंट किया, हमने एक तो काउंट किया क्वांटिटी, कितना उसने बेचा, मल्टीप्लाइज बाय प्राइस। प्राइस मतलब इस साल का, करंट ईयर का प्राइसेस। ये हमने निकाला किसके अंदर, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के अंदर। क्वांटिटी कितने यूनिट बेचे उसने, ये हो गया क्वांटिटी इनटू द प्राइस, प्राइस ऑफ करंट ईयर। इस साल का अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल जीडीपी, तो क्या आएगा, नॉमिनल 10 यूनिट बेचे थे, प्राइस क्या था 100, तो आ गया जीडीपी 1000। यह है नॉमिनल जीडीपी लेट्स से 2022 का। 2023 का नॉमिनल जीडीपी क्या आ गया आपका, क्वांटिटी कितना था 6, और आपका प्राइस करंट ईयर का कितना था 200, तो ये हो गया 1200। ठीक है। पर अब आपने एक बात नोटिस की, नॉमिनल जीडीपी के अंदर ना कुछ गड़बड़ थी। गड़बड़ समझ आ गई कि हमें ना सिर्फ बाहर का वैल्यू देख के 1000 और 1200 देख के लग रहा था चीजें अच्छी हैं, पर इसको कहीं ना कहीं ठीक करना पड़ेगा। हमें अंदर पता भी तो लगे कि अंदर दुकान में माल बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा, हमें ये देखना है। तो उसके लिए ना हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, उसको बोल दिया हमने रियल जीडीपी। अब आप खुद सोचो वहां पर चीजें हमें ज्यादा क्यों दिख रही थी, क्योंकि क्या हो गया था, मार्केट में महंगाई आ गई थी। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आ गई थी। अगर हम ये जो इन्फ्लेशन वाली चीज है इसको बाहर करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हमें एक्चुअल पिक्चर दिखेगी या नहीं दिखेगी। द आंसर इज यस। क्योंकि देखो वो जो नंबर बड़ा दिख रहा था 1200 वाला, वो क्यों बड़ा दिख रहा था, इसीलिए दिख रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें महंगाई आ गई थी। अगर हम इस महंगाई वाले कंपोनेंट को बाहर हटा दें, तो आपको नहीं लगता कि हमें एक्चुअल पिक्चर दिख जाएगी। आंसर इज यस। तो महंगाई वाले कंपोनेंट को सर कैसे हटाएंगे, हम ऐसा ना कर लें कि एक प्राइस को फिक्स रख लेते हैं। अगर प्राइस को फिक्स रख दिया, अकॉर्डिंगली हम जीडीपी कैलकुलेट करें, तो हम पता क्या करेंगे, रियल जीडीपी के अंदर ना एक फिक्स प्राइस रख लेंगे, उसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे, क्वांटिटी के साथ। प्राइस कौन सा होगा, वो बेस ईयर, एक ना बेस मान लेंगे, एक ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मान लेंगे, उसके हिसाब से हम प्राइसेस जो होगा क्वांटिटी हम देखेंगे कि उस हिसाब से जीडीपी कैसी आई। तो एग्जांपल मान के चलते हैं, लेट्स से बेस प्राइस हमने मान लिया, जो बेस ईयर का प्राइस था मान लो हमने उसको मान लिया 100 रुपए। ठीक है। अब जब मैं मानूंगा 2022 के लिए मैं रियल जीडीपी निकालने की कोशिश करूंगा, तो इसकी रियल जीडीपी क्या आएगी, आपकी क्वांटिटी कितनी थी 10, और बेस ईयर का प्राइस कितना है, बेस ईयर का प्राइस है आपका 100, तो 10 into 100, तो भैया इसकी 2022 की रियल जीडीपी तो 100 ही आई है, सॉरी 1000 ही आई है, 10 into 100 इज 1000। अब बात करते हैं 2023 का रियल जीडीपी। 2023 का अगर रियल जीडीपी निकालेंगे, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ क्वांटिटी कितनी होगी। क्वांटिटी बिकी है 2023 के अंदर कितनी, 6 यूनिट बिकी है। और प्राइस किसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके बेस ईयर का। बेस ईयर का प्राइस है आपका 100, तो आपकी रियल जीडीपी क्या आई, 600। आई बात समझ में। अब जब हम बात करेंगे ना कि हाँ यार पिछले साल मेरी रियल जीडीपी थी 1000, इस साल है मेरी रियल जीडीपी 600, अब मुझे पता लग जाएगा कि ये ना दुकान वाला अच्छा काम नहीं कर रहा।
नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा था, हम ना प्राइजेस ले रहे थे करंट साल के, और करंट साल के प्राइजेस कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से ज्यादा थे, उसलिए हमें नॉमिनल जीडीपी का नंबर ज्यादा दिख रहा था। रियल जीडीपी के अंदर हमने क्या किया, प्राइजेस को एक फिक्स मान लिया, जो बेस ईयर था उसके प्राइस को फिक्स मान लिया, एंड अकॉर्डिंगली जो जो क्वांटिटी के हिसाब से चेंजेस आते गए उसको हमने अकाउंट में लिया, एंड उस हिसाब से हमें पता लगा कि हाँ अब एक्चुअल में हमारे सामने पिक्चर आई है। अगर आप इंडिया के केस में भी देखोगे ना तो आप नोटिस करोगे इंडिया की नॉमिनल जीडीपी बहुत, मतलब इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ज्यादा है एज कंपेयर टू रियल जीडीपी। वो इसीलिए है क्योंकि नॉमिनल जीडीपी के अंदर ना हमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। रियल जीडीपी कैलकुलेट करने टाइम हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को बाहर निकाल देते हैं, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा दिया जाता है, या फिर मैं ऐसा कहूं इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट कर दी जाती है उसकी, उस वजह से हमें रियल जीडीपी के अंदर हमें सही नंबर देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में आपके फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला सिंपल सा इतना बना, अगर मैं रिवाइज कराऊं कि नॉमिनल जीडीपी अगर आप निकालोगे तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ करंट ईयर, ये आपका बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी। और अगर बात होगी आपकी रियल जीडीपी की तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। बस यहां पर फर्क आता है नॉमिनल और रियल जीडीपी के अंदर। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, आप लोगों ने शायद टर्म्स भी सुनी होंगी, नॉमिनल जीडीपी को यही बोला जाता है इकोनॉमिक आउटपुट। ये तो जीडीपी है एक तरह से, वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइसेस। आई होप आप समझ गए होंगे करंट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है। रियल जीडीपी के अंदर हम क्या बोलेंगे उसी को, कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस। याद है ना, बेस प्राइस वाले को मान लिया था तो कांस्टेंट मार्केट प्राइस है। नॉमिनल के अंदर क्या हो जाएगा, करंट मार्केट प्राइस। यहां पर हमने क्या किया, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया। क्यों, आप नोटिस करो ना, महंगाई अभी भी है इसके अंदर, करंट मार्केट प्राइस है ना, तो इन्फ्लेशन को हमने हटाया नहीं है, हटाने का मतलब उसको एडजस्ट नहीं किया। रियल जीडीपी के अंदर हमने क्या किया, इन्फ्लेशन को हमने एडजस्टमेंट कर दी है, उसको बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड हियर, या फिर इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हमने रिमूव कर दिया है। उसी तरह से यहां पर कई बार ना इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करना डिफिकल्ट रहता है। क्यों रहता है, अभी देखा ना, पहले दुकानदार वाले को लग रहा था 1000 की जगह 1200 बेचा, हमें लगा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया हुई है, पर वो गड़बड़ सिचुएशन थी, उसका माल तो कम बिक रहा था। यहां पर हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा बेहतर ढंग से हम निकाल पाएंगे। आई होप आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच में फर्क समझ आ गया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी पढ़ना है, फिर हम मेथड की तरफ जाएंगे, उसको भी पहले मैं समझा देता हूं, फिर मेथड्स पे आ जाएंगे कैसे कैसे करना है। देखो आप सब लोग ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि हमारे पास ना कोई भी चीज बनानी हो, ठीक है, लेट्स से किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ भी रखी हैं। बेसिकली मान लो एक खाली जगह है, लेट्स से वहां पर आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए आपको, एक तो चाहिए भैया जमीन चाहिए, ठीक है ना, लैंड, साथ ही साथ कुछ लेबर चाहिए जो उस पर ऊपर काम करेगी, राइट। तीसरा चाहिए आपके पास कैपिटल, आपके पास कुछ फिजिकल कैपिटल हो गया, ठीक है ना, आपके पास बाकी चीज़ों हो गया, पैसा वगैरह, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। और चौथी चीज़ चाहिए आप खुद, जो आपकी ह्यूमन कैपिटल, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, वो चाहिए। जब ये चारों चीज़ें कॉरेस्पॉन्डिंगली कंबाइन हो जाती हैं, आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर पाओगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको चारों को बोला जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो मान लो अगर आपने कोई चीज़ बना ली, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ी, ठीक है ना, हर किसी चीज़ की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। जैसे लैंड के रिगार्डिंग हो सकता है आप कुछ रेंट देना पड़ा हो, लेबर के रिगार्डिंग हो सकता है आपने कुछ उनको वेजेस दी हो, कैपिटल के रिगार्डिंग आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया हो, जो एंटरप्रेन्योर है उसने कुछ अपना प्रॉफिट निकाला हो। तो ये सारे कुछ ना कुछ कॉस्ट होती हैं। तो इन्हीं सब कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं ना, हमारे पास क्या बनता है, फैक्टर कॉस्ट। समझ आया, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट है कहीं ना कहीं हमने उसको क्या बोल दिया, फैक्टर कॉस्ट बोल दिया। ठीक है सर, पर अभी कोई सामान बना है, वो मार्केट में बिका नहीं है, अभी कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा, अभी सिर्फ उसको बनाया है और कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है, पर सामने वाले के पास बिका नहीं है। तो सर फैक्टर कॉस्ट से अगर हमने मार्केट में सामान बेचना है तो वो कैसे होगा, क्या ऐड करेंगे या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप खुद देखो ना, कोई भी चीज देख लो, जैसे लेट्स से ओनली आईएएस का ये कोर्स है, अब हमने कोर्स बना तो दिया, पर आप तक पहुंचेगा कैसे, जब बीच में क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, कुछ ना कुछ इस तरह के आपके टैक्सेस लगते हैं। कोई भी चीज आप खरीदते हो वहां पर टैक्स पे करते हो आप, ठीक है ना। आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वहां पर फैक्टर्स हो चुके हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने अपना प्रोडक्शन कर दिया है, पर आप तक पहुंचने के लिए बीच में टैक्स भी तो लगता है। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के ऊपर जाना है
तो भैया टैक्सेस को ऐड करोगे या नहीं करोगे? आंसर इज यस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, जीएसटी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा आने वाले सेशंस के अंदर। तो इस तरह के आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो टैक्सेस तो सर हमने ऐड कर दिए, कुछ और भी हमें देखना है यहाँ पे। यस, कई बार आप नोटिस करते हो कि सरकार ना हमें कुछ तरह की सब्सिडीज देती है। सुना होगा आपने, कई बार लेट्स से सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, अलग अलग चीजों के ऊपर सब्सिडी सरकार देती है, गरीबों को बहुत सारी सब्सिडीज दी जाती हैं। तो वहां से हमें क्या करना होगा? सब्सिडीज को माइनस भी करना होगा, है कि नहीं? तो जब भी आप कहीं ना कहीं फैक्टर कॉस्ट से जब आपने प्रोडक्शन करी, उससे आपने मार्केट प्राइस तक पहुंचना है, तो सर कैसे पहुंचेंगे? उसके अंदर आपको क्या करने पड़ेंगे? टैक्सेस ऐड और सब्सिडीज को माइनस। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। देखो आप लोग भी देखते ही हो इस चीज को, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल कोई भी देख लो, किसी भी जगह पे आप कुछ ना कुछ आपने कोई चीज बनाई है, वो सामान अगर आखिरी कंज्यूमर तक खरीदेगा, जब तक बीच में टैक्सेस लगेंगे तो वैल्यू ऐड होगी टैक्सेस की, जो मैंने करा भी इंडायरेक्ट टैक्सेस को। और अगर वहां पर सरकार आपकी कुछ सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडीज माइनस हो जाएंगी। अकॉर्डिंगली आप फैक्टर कॉस्ट से कहां पे पहुंच जाओगे? आपके मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है ना? तो ये चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब ये फॉर्मूलेज ना कई बार हमें समझ नहीं आते, बट आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट प्राइस का फॉर्मूला ये कहां से आया। मार्केट प्राइस क्या है? एसेंशियली फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। कई बार ना ये जो टैक्सेस माइनस सब्सिडीज ये लिखा है, कई बार इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोला होगा, कुछ बुक्स के अंदर आप देखोगे। कुछ नहीं है, नेट का मतलब क्या होता है? टैक्सेस मतलब दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बनता है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको एक कंबाइंड टर्म दे दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आपको यहां पे देखने को मिलेगा ना कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना? तो वो भी दरअसल में सेम ही बात है, बस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को ही हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरह डिनोट करते हैं। आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी। और इस तरह नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये कैसे आया? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। कुछ नहीं है, इनको उधर ले गए, इक्वल टू के आप उधर ले जाओगे ना, ये देखो टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को आप उधर ले जाओ, तो अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो इंटरचेंजेबली बस यूज हो गया, इक्वल टू के उधर ले गए। पर मेरा पॉइंट था बेजरली कि आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के ऊपर पहुंचते कहते हो कैसे हो, वो आप समझ गए होंगे। अब छोटी सी चीज और सर समझनी है, एक छोटी सी चीज, वो है ये। अब जो टैक्सेस लगते हैं ना, वो भी आपके दो तरह के होते हैं, और जो सब्सिडीज होती हैं वो भी दो तरह की। सर वो उसका क्या मतलब है? जैसे आप खुद सोचो, आपने कोई चीज बनाई थी, ये लेट्स से कोई भी चीज, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपने कुछ लेट्स से स्टैंप ड्यूटी या इस तरह के कुछ ना कोई टैक्स पे किया होगा। बिल्कुल सर। अब ये जो स्टैंप ड्यूटी लेट्स से पे करी, क्या आप मान लो लैपटॉप बना रहे हो लेट्स से, अब एक लैपटॉप बनाया तो क्या उसकी अलग स्टैंप ड्यूटी है, दूसरा बनाया तो उसकी अलग है? ऐसा नहीं होता। आपने एक जमीन का कुछ कराया होगा ना, तो जब भी आपने उसके रिगार्डिंग कुछ टैक्स वगैरह पे किया होगा, तो वो एक ही बार टैक्स पे किया है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो अगर 10 यूनिट बनाए हैं तो उसकी अलग है, 11वें यूनिट बनाने के लिए अलग से दे रहे हो, 12वें के लिए अलग नहीं। वो कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना? ये जो स्टैंप ड्यूटी की बात कर रहा हूं, लैंड की बात कर रहा हूं, मान लो आपने जमीन ले ली, अब ऐसा थोड़ी है कि हर जमीन, हर एक यूनिट जब आपको ऐड करना है उसके लिए आप अलग से कुछ टैक्स दे रहे हो जमीन के रिगार्डिंग, नहीं, वो तो एक बार किया ना। तो यहां पर ये जो वाले जैसे स्टैंप ड्यूटी हो गया, इस तरह की जो मैं चीजें बात कर रहा हूं, ये क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं करती। इनको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्शन टैक्सेस। वर्ड ध्यान से सुनना, ये क्या होता है आपका? प्रोडक्शन टैक्स। इसी तरह से कुछ आपकी सब्सिडीज हो सकती हैं जो क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं करती, उनको क्या बोल देंगे हम? प्रोडक्शन सब्सिडीज बोल देंगे। इसी तरह से एक होता है आपका प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडीज। फर्क समझो, पहले क्या बोला मैंने? प्रोडक्शन, अब क्या बोल रहा हूं? प्रोडक्ट। जब बात हो रही है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन का मतलब होता है ओवरऑल प्रोसेस, वो उन चीजों के लिए होता है जो सिर्फ एक बार आपने पे किया, बेसिकली वो क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। प्रोडक्ट मतलब जैसे जैसे आप हर एक प्रोडक्ट बनाते रहोगे, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे लेट्स से आपने एक कोर्स खरीदा है, तो आप भी उसके लिए टैक्स दोगे, आपके फ्रेंड ने भी कोर्स खरीदा तो वो भी टैक्स देगा, और कोई तीसरा पर्सन खरीदेगा उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हर इंडिविजुअल के हिसाब से बदल रहा है, ठीक है ना? जितने आप कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसे टैक्सेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट टैक्स। वेयर एज हमने जब इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया था तो हमने भी कुछ टैक्सेस दिए होंगे,
उनको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्शन टैक्स। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि उसके लिए हर यूनिट आप बढ़ा रहे हो तो हम अलग से स्टैंप ड्यूटी देने जा रहे हैं, नहीं। कि आपको दिया तब भी हमने स्टैंप ड्यूटी पे करी, आपके फ्रेंड ने खरीदा तब भी हमने स्टैंप ड्यूटी दी, नहीं। वो क्या होते हैं इस तरह की चीजें, प्रोडक्शन टैक्स। आई होप ये चीजें प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज आपको समझ आ गई होंगी। तो जो मैं बात कर रहा था ना कि लेट से आप फैक्टर कॉस्ट पे हो, यहां से हमने मार्केट प्राइस जाना था, तो हम क्या करते थे, बीच में टैक्सेस को ऐड करते थे और सब्सिडीज को माइनस करते थे। कई बार ना इसी को डिवाइड कर दिया जाता है कि टैक्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्शन टैक्स आपका और एक प्रोडक्ट टैक्स, और यहां पर प्रोडक्शन सब्सिडीज और एक बार प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो इस तरह से बस डिवीजन हो जाती है। तो बीच में और कुछ नहीं, हमारा कई बार एक और टर्म आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्राइजेस। बस इतने ही चीज हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ आ गई होंगी कि आखिर मेरा पॉइंट क्या था। पॉइंट हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, जीडीपी समझ लिया, पोटेंशियल जीडीपी समझ लिया, और हमने क्या समझ लिया इसके अलावा, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, एंड साथ ही साथ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हमने समझ लिया। थोड़ा सा टेक्निकल है, आई अंडरस्टैंड, बट आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ना जीडीपी हम देखते हैं कि इंडिया की यार इतने ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो जीडीपी कैलकुलेट करने का ना हमारे पास तीन माध्यम है। पहला क्या है आपका, एक्सपेंडिचर अप्रोच, तीनों को पढ़ेंगे डोंट वरी। दूसरा है आपका क्या, इनकम अप्रोच, और तीसरा क्या है आपका, वैल्यू एडेड अप्रोच। पहले को उठाते हैं आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ना इस दुनिया में कोई एक प्रोडक्ट मान लो, जैसे इस मार्कर को मान लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे मानना है कि मैं इसकी जीडीपी कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मान लो सिर्फ यहां पर मार्कर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं पूरी कंट्री के अंदर, तो मैं कैसे देखूंगा कि जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका। आप ऐसा सोच सकते हो ना कि इस प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस किया गया है इंडिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने उसके लिए अपना पैसा खर्च किया होगा, है कि नहीं। अगर मान लो मैंने 100 रुपए का पेन खरीदा, तो इसकी कीमत कितनी हुई, 100 रुपए। तो जीडीपी क्या थी, जीडीपी तो यही थी कि फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी होगी। तो अगर इस गुड्स एंड सर्विसेज की मुझे फाइनल वैल्यू देखनी है, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख लूं ना कि यार मैंने 100 रुपए का ये पेन खरीदा है, अरे यही तो इसकी फाइनल वैल्यू है, तो वही तो मैंने खर्च किया है 100 रुपया, तो 100 रुपया ही तो जीडीपी होगी। तो बस यही पॉइंट है एक्सपेंडिचर मेथड में, यही होता है कि अगर कोई चीज प्रोड्यूस हुई है, कहीं ना कहीं किसी ने उसके लिए कुछ पैसा खर्च किया है। अगर हम जितने भी खर्च हुए हैं इस कंट्री के अंदर उन सभी को ऐड कर दें, तो क्या हमें जीडीपी नहीं मिल जाएगी? आंसर इज यस, बिल्कुल मिल जाएगी। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर और कुछ नहीं करते, सबके खर्च ऐड कर लेते हैं, किसने कितना कितना खर्च किया उनको आप ऐड करते रहो, अकॉर्डिंगली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब सर कौन कौन खर्च कर सकता है? देखो एक तो खर्च हो सकता है मेरे और आपके जैसे लोग, मतलब हम कोई भी चीज खरीदते हैं, आप टमाटर खरीदते हो, आप प्याज खरीदते हो, एनीथिंग लाइक दैट, ये अलग अलग तरह की चीजें खरीदते हो, ये आपके आ जाएंगे, कुछ ना कुछ आप कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप फाइनल गुड्स का जो कंजम्पशन होता है, ठीक है ना, उसको हम डिनोट करेंगे किससे, हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। कुछ भैया होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम डिनोट करेंगे हम आई से। कुछ ऐसा खर्चा होता है जो हमारी सरकार करती है, कुछ लोगों को, जैसे उसके सरकार ने कुछ लोगों को सैलरी पे करनी है, ये भी तो सरकार का एक तरह से खर्चा ही है, तो गवर्नमेंट कुछ परचेजेस हो गया। उसी तरह से कुछ चीजें होती है नेट एक्सपोर्ट, मतलब हम एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं और इंपोर्ट को माइनस करते हैं। थोड़ा एक एक करके मैं समझाता हूं। जैसे पहले पे चलते हैं, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई भी हमने नई चीज खरीदी, उसको बोल दिया, उसका परचेज हो गया, ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी हम ना इंटरमीडिएट गुड को नहीं खरीदेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट का मतलब कि मान लो इस घड़ी को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें बीच में पड़ी होंगी, ठीक है ना, कोई बीच में इसके लिए रॉ मटेरियल लगा हुआ, कुछ और चीजें बनी होंगी, फिर इन दी एंड जाके कहीं ना कहीं घड़ी बनी होगी। अगर आप बीच में बनने वाली चीजों को भी काउंट करने लग जाओगे और बाद में घड़ी की भी वैल्यू है, ठीक है ना, तो यहां पे लेट्स से हो सकता है कि इसका जो फ्रेम है वो 100 रुपए का हो, उसके बाद में कुछ और चीजें 500 रुपए की हो, फिर आखिर में घड़ी लेट्स से 1000 रुपए की हो। तो हमें ना बस घड़ी की वैल्यू देखनी है, क्योंकि घड़ी इज द फाइनल गुड, हमें कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं यहाँ पे नहीं काउंट करनी। अदरवाइज होगा क्या, आप डबल काउंटिंग कर लोगे, क्योंकि इन दी एंड जो फ्रेम पड़ा है या जो चीजें पड़ी हैं इसके अंदर घड़ी के अंदर, वो 1000 रुपए की वैल्यू जो घड़ी की आखिरी वैल्यू आई उसके अंदर इंक्लूड हो गई ना। तो पहले वाले की चीजों की हमने वैल्यू यहाँ पे नहीं देखनी, इंटरमीडिएट गुड्स की हम वैल्यू नहीं देखेंगे, ठीक है ना। और मान लो किसी ने कोई सेकंड हैंड गुड्स खरीदी, उसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, कुछ मान लो आप हाउस बिल्डिंग, लैंड, इस तरह की चीजें हो गया, ठीक है। कुछ तो ऐसे एसेट होंगे जो आप टच कर सकते हो, जैसे मान लो आपने घर खरीदा, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, कुछ बिल्डिंग खरीदी, कुछ लैंड खरीदी, इन सभी को आप टच कर सकते हो ना, तो ये टेंजिबल एसेट्स हैं।
वेयर एज ऑन द अदर हैंड कुछ आपके इनटेंजिबल एसेट भी हो सकते हैं। लेट्स से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने खरीदा, अब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, आप उसको टच थोड़ी कर सकते हो, पर है तो कुछ एसेट, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करके दे, ठीक है ना। आपने कोई पेटेंट ले लिया, कहीं ना कहीं वो भी आपका एक तरह का इंटेंजिबल एसेट ही है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर देखने को मिलती हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने इंप्लॉयज को कहीं ना कहीं सैलरी पे करती है, गवर्नमेंट कुछ अलग अलग तरह के सामान खरीदती है, ठीक है, ये आ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। तो टेक्निकली हमने देखा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देख लिया, हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को देख लिया, हमने किसको देख लिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। अब सर यही सारे खर्चे होते हैं, पर एक चीज आप ना यहाँ पे मिस कर रहे हो। देखो सोचने की कोशिश करो, हम देखना क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बताया था, ये कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमने क्या देखा कि अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है या फिर कोई चीज है मेरे सामने, कोई वस्तु है, उसके लिए कोई खर्च कितना कर रहा है, ठीक है ना, वही उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू होगी। अब नोटिस करो, मान लो ये जो मार्कर है ये बना यूएसए के अंदर। अब आपका दिमाग ठनकना चाहिए, क्यों सर, अब अगर ये मार्कर बना है यूएसए के अंदर तो कहां की जीडीपी के अंदर आएगा, क्या ये यूएसए की जीडीपी के अंदर आएगा या इंडिया की जीडीपी के अंदर। आप बोलोगे सर यूएसए की जीडीपी के अंदर, क्योंकि वहां पे बना है। पर आप नोटिस करो, जब मैंने यहां पर क्या लिखा, सी लिखा ना, सी सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर पैसा तो सर मैंने लगाया, मैंने 100 रुपए का मार्कर खरीदा ये, तो मैंने तो इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा ना कि यार मैंने तो 100 रुपए का ये खरीदा है, तो जब मैं इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देख रहा हूं तो मैंने तो इसकी वैल्यू भी ले ली, पर इसकी वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए ना इंडिया की जीडीपी के अंदर, क्योंकि ये तो यूएसए में बना है। तो मैं इसमें से क्या करूंगा ना, मैं इसमें से इंपोर्ट को हटा दूंगा। इंपोर्ट मतलब जो हमने बाकी कंट्री से सामान मंगाया है उसको हटा दूंगा। उसी तरह से आप खुद नोटिस करो, कुछ ऐसा भी तो सामान होगा जो इंडिया में बना होगा, पर वो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरी कंट्री को भेज दिया। अगर मैंने इंपोर्ट को यहां से माइनस किया है तो मैं साथ में क्या करूंगा, एक्सपोर्ट को ऐड भी तो करूंगा, बिल्कुल सही। तो इसी को ना, ये जो इतना टर्म है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो अब जाके मेरे पास असली जीडीपी पता लगी है। तो टोटल क्या हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये है पहला तरीका निकालने का आपका जीडीपी का। याद रखना, अगर कोई चीज इंडिया में बनी है, कहीं ना कहीं उसके लिए किसी ना किसी ने पैसा खर्च किया है। अगर मैं जितना भी खर्च किया है लोगों ने, उन सभी को ऐड कर दूं, उनको सबको सम अप कर दूं, कहीं ना कहीं मुझे पता लग जाएगा कि इंडिया में कितनी गुड्स एंड वैल्यूज का प्रोडक्शन हुआ है, अकॉर्डिंगली मुझे कहीं ना कहीं जीडीपी मिल जाएगी। तो दैट इज हाउ आप एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से आप इनको देख सकते हो। आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब नोटिस करना, जब ये सारी चीजें आपने कर ली, CIG प्लस NX यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, हमारे पास ये सारे इनका हमने सम कर लिया। तो सर हमारे पास कौन सी जीडीपी आई, ये जब ऐड करोगे ना, ये हमारे पास आती है जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस। याद करो, करंट मार्केट प्राइस का मतलब क्या था, करंट मार्केट प्राइस का तो मतलब सर नॉमिनल जीडीपी था। तो बिल्कुल सही बात है, हमारे सामने जब हम ऐसा करते हैं ना, हमारे सामने नॉमिनल जीडीपी हमें मिल जाती है। अगर लेट्स से अब आपको रियल जीडीपी के ऊपर जाना हो, इफ यू वांट टू गो टू रियल जीडीपी, तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, है कि नहीं। हमने देखा ना, जो बेस ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे, तो वहां से हम रियल जीडीपी के ऊपर भी जा सकते हैं। पर ध्यान रखना, जब इन चारों को ऐड करेंगे, अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या बनेगा, नॉमिनल जीडीपी, या फिर जिसको हमने क्या बोला था, हमने बोला था जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको जीडीपी यूजिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच समझ आ गया होगा। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इस तरह से ना थोड़ा सा, कई बार ना जो हमने नाम दिए वो तो ये हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कहीं ना कहीं जो इसके पीछे की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं बात करूं एनएसओ की, तो एनएसओ ना ये नाम देता है। जो हमने बात करी ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वहां पर वो इसको क्या नाम देते हैं, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट की बात थी, वहां पर इसको नाम दिया जाता है GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक्स, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो गवर्नमेंट खर्च करती है उसको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और बाकी नेट एक्सपोर्ट्स बोला जाता है। तो इस तरह से पहला मेथड हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जीडीपी का। अब दूसरा मेथड क्या है सर, दूसरा मेथड है आपका प्रोडक्शन या GVA। GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब वर्ड देखो क्या है, वैल्यू एडिशन।
किसी चीज़ के अंदर आप वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। कहने का मतलब क्या, मान लो आपके पास ज़मीन थी, अब इसकी लेट से वैल्यू उस टाइम के ऊपर 0 थी, आपने वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ वीट उगा दी, तो जो 0 वैल्यू थी उसकी वैल्यू लेट से आज के टाइम पे हो गई 100। अब इस वीट को कहीं ना कहीं आपने उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करी तो वो बन गया आटा, लेट से आटा हो गया 500 रुपये का, और कहीं ना कहीं फिर बाद में आई थिंक आपने क्या बना दिया, उससे कुछ केक वगैरह बना दिए, तो लेट से उसकी वैल्यू हो जाएगी अलग से 1000 रुपया होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ आपकी इनिशियल वैल्यू थी 0, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कुछ उसके अंदर क्या किया, वैल्यू एडिशन किया, तब उसकी वैल्यू होगी 100। फिर ये 100 के ऊपर आपने कुछ और वैल्यू एडिशन किया, उसकी वैल्यू होगी 500, फिर 500 के वैल्यू के ऊपर कुछ और वैल्यू एडिशन किया, उसकी आखिर में वैल्यू आ गई 1000। अगर मैं देखूं कितनी कितनी वैल्यू एडिशन हुई, तो आप नोटिस करोगे ना कि सर यहां से यहां तक इसकी वैल्यू एडिशन थी 100 रुपीज, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू कितनी थी 500 माइनस 100, क्योंकि 500 बनाना इन दी एंड स्टार्टिंग में था 100, तो 400 यूनिट हुई वैल्यू एडिशन यहाँ पे। उसी तरह से इस और इसके बीच में कितनी हुई, दोनों को माइनस कर दो तो 500 वैल्यू हुई यहाँ पे। तो इस तरह से हमने क्या देखा, वैल्यू एडिशन इस प्रोसेस के अंदर कितनी हो रही है। अब खुद सोचो, अगर हम इस तरह से जो डिफरेंट जितने भी इस तरह से हमने वैल्यू एडिशन देखी है, जैसे इस केस में 100, 400 और 500, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1000 यहाँ पे हमने वैल्यू एडिशन देखी है। इस तरह से अगर जितनी भी फर्म्स ने जितनी भी वैल्यू ऐड करी है इनको सम कर दे तो वो क्या बन जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। दरअसल में हम यही तो कर रहे हैं। हमने याद करो जीडीपी का मतलब क्या था, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर अगर हम देख लें कि जितनी भी फर्म्स ने कितनी कितनी वैल्यू ऐड करी है, क्या वहां से हम जीडीपी की तरफ नहीं पहुंच जाएंगे? आंसर इज यस। तो यहां पर जब हम करते हैं ना इस तरह से, ये जो 1000 रुपया 100 प्लस 400 प्लस 500 यहां से हमने किया तो हमें टोटल वैल्यू एडेड पता लग गया। पर ध्यान रखना अभी हम जीडीपी पे नहीं पहुंचे, कहां पे पहुंचे हैं, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हम सिर्फ फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचे हैं। अब यहां पर इसके अंदर हम क्या करेंगे, याद करो फैक्टर कॉस्ट से अगर हम अगर जाना चाहते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर, तो वहां पर हमें टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और सब्सिडीज माइनस करेंगे, तो अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, हमें जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस, यानी कि जीडीपी जो कि नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं। अगर सर नॉमिनल से रियल पे आना है तो बेस ईयर के साथ आप एडजस्टमेंट कर दोगे, तो अकॉर्डिंगली रियल जीडीपी भी मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन माध्यम से हम क्या कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं किस किस इंडस्ट्री ने कितनी कितनी वैल्यू एडिशन करी, उन सभी वैल्यू एडिशन का हमने सम कर दिया एंड अकॉर्डिंगली हमें पता लग गया कि टोटल वैल्यू एडिशन कितनी हुई है। वो बना हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें ऐड किया क्या, टैक्सेस को ऐड किया, सब्सिडीज माइनस किया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा मिल गया। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका प्रोडक्शन या जीवीए मेथड का। ठीक है, ये हमने समझ लिया था मार्केट प्राइस क्या होता है, ये सब हम जान चुके हैं, राइट। अब नोटिस करना, जो जीडीपी वाली चीज है ना कहीं हम वहां पर क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर साइड से। जैसे फॉर एग्जांपल कंजम्पशन वाली साइड देखो, जब सॉरी एक्सपेंडिचर वाली साइड, वहां हम एक्सपेंडिचर कहां से पढ़ रहे थे कि कंज्यूमर ने कितना खर्च किया, यही देख रहे थे। तो वो चीज ना हमें क्या दिखाती है, थोड़ी कंज्यूमर की साइड को दिखाती है। जब भी हम जीडीपी देखते हैं ना, हम थोड़ा कंज्यूमर की साइड से देखने की कोशिश करते हैं। जब हम जीवीए के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो हमने क्या देखा कि वहां पर उसने वीट वाले ने क्या किया, उसके बाद जो आटा वाले था उसने क्या किया, जो कहीं ना कहीं जिसने केक बनाया उसने क्या किया। तो यहां पर हम जीवीए हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, हमें सप्लाई साइड की जो प्रोडक्शन साइड है उसकी इमेज देता है। ठीक है, तो हम वहां से पता करते हैं कि अच्छा एग्रीकल्चर के अंदर इतनी जीडीपी है, इंडस्ट्रीज के अंदर इतनी जीडीपी है, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, हमारा सर्विसेज सेक्टर इतना जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो जीवीए वाला मेथड है ना, ये हमें हेल्प करता है सप्लाई साइड को समझने के लिए कि कौन सा वाला सेक्टर कैसा कैसा परफॉर्म कर रहा है। आई होप आपको दूसरा मेथड भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सर एक और मेथड है, दैट इज इनकम मेथड। अब इनकम मेथड और कुछ नहीं है, हमारा जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे ना, उसी का ही मेथड है। क्योंकि आप खुद देखो ना, जब किसी चीज को आपने बनाया, लेट्स से इस प्रोडक्ट को बनाया, इसके लिए कुछ अलग अलग प्रोसेसेस लगे होंगे। अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से इसकी वैल्यू 100 रुपया है, ठीक है ना, मान के चलो इसकी वैल्यू 100 रुपया है, तो क्या हुआ होगा, ये 100 रुपया क्यों आई वैल्यू, क्योंकि इसमें ना कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है, ठीक है ना, इसके साथ ही इसके ऊपर कुछ लेबर ने कुछ काम किया है, किसी ने इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट कमाया है, किसी ने हो सकता है कुछ उधार लिया हो, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ा हो। वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो वैल्यू थी उसको ऐड करने के बाद कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 100 रुपये हुई है। तो 100 रुपये और क्या है, फैक्टर कॉस्ट ही तो है, या फिर फैक्टर्स का जो कहीं ना कहीं सम ही तो है। तो दरअसल में जो आपको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता रहा था ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप,
तो लैंड के रिगार्डिंग एक फैक्टर इनकम क्या होती है, आपका रेंट होता है। यहां पर जब लेबर के रिगार्डिंग आपकी फैक्टर इनकम क्या होती है, वो होती है आपकी वेजेस। कैपिटल के रिगार्डिंग आपका कुछ होता है इंटरेस्ट, फैक्टर इनकम। उसी तरह से आपके एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग आपकी जो इनकम होती है वो होता है कुछ प्रॉफिट। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों को ऐड कर दो, आपकी फैक्टर इनकम बन गई, ठीक है ना। और इसी तरह से सारे प्रोडक्ट्स की अगर आप ऐड करते रहोगे, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट, अकॉर्डिंगली आपकी इनकम बन गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने एसेंशियली किया क्या, एसेंशियली आपने, जब हम बात करते हैं इनकम मेथड की, तो हमने देख लिया कि हाँ यार, अगर इसकी वैल्यू 100 रुपया थी, कहीं ना कहीं वो वैल्यू आपसे जो भी इसने काम किया होगा उसके ऊपर बटी है। तो दैट इज हाउ कि हम इनकम मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। समझने की बस इतना कोशिश करो। आप एक इमेजिन करो, सिंपली आप पढ़ रहे हो, एक मान लो हमारा 10,000 का कोर्स है, कोई भी लेट से मान के चलो, अगर ये 10,000 का कोर्स है मान लो, या ठीक है ना। अब इस 10,000 के कोर्स की कीमत 10,000 कैसे है, एक तो मैं देख सकता हूं कि आपने 10,000 रुपए का खर्चा किया, ठीक है ना, तो 10,000 वैल्यू आई, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आई बात समझ में, आपने खर्चा किया, आपने 10,000 रुपए दिए, तो वो हो गया एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जीडीपी निकालने का। दूसरा क्या हो सकता है, हम लोग इतने सारे टीचर्स हैं, बाकी लोग सारे हैं, हमें सैलरीज मिल रही है, ये एसी का कुछ यहाँ पे रेंट लग रहा है, ये जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसका है, तो 10,000 इस सभी चीजों की वैल्यू है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेम ही चीज को निकालने के बेसिकली अलग अलग तरीके हैं। जो फैक्टर इनकम की मैं बात कर रहा हूं ना, वही सेम चीज है। उसी तरह से आप नोटिस कर सकते हो, इस 10,000 के रिगार्डिंग अलग अलग लोगों ने अपनी यहाँ पे वैल्यू एडिशन करी होगी। हो सकता है किसी ने कोई मुझे प्रोडक्ट दिया, उसकी वैल्यू 3,000 थी, फिर मैंने कुछ एडिशन किया, उसकी वैल्यू 1,000 और बढ़ गई। तो इस तरह से कुछ वैल्यू एडिशन के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। तो तीनों चीजों का आंसर ही आपके पास सेम आएगा, 10,000। एक तरीका बस ये था कि मैंने आपका खर्च देखा कि आपने 10,000 खर्च किया, तो आपकी साइड से 10,000 निकाल लिए। दूसरा तरीका था, मैंने सबका देखा कि सबकी हमारी इनकम कितनी है, जो यहां पर लोग काम कर रहे हैं उनका मैंने ऐड कर दिया, वो 10,000 आएगी। तो उस तरह से भी कोर्स की वैल्यू 10,000 है, ठीक है। तो इस तरह से आप, तरीका बस अलग अलग है पहुंचने का, पर पहुंच आप सेम ही नंबर पे रहेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो तीन तरीके से क्या बने इन दी एंड, तीन तरीके आपके कुछ नहीं, आपके यही तीन तरीके थे। एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर हमने क्या देखा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। इनकम मेथड के अंदर हमने देखा अलग अलग चीजें जो थी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, और बाकी जो आपका वैल्यूएशन मेथड था वो तो हम समझ ही चुके हैं, कहीं ना कहीं फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस जो भी कुछ इंटरमीडिएट चीजें थी उनको हमने निकाला, तो सबकी ग्रॉस वैल्यूएशन के थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तीन तरीके हुए जीडीपी को कैलकुलेट करने के। बाकी चीजें मार्केट प्राइस हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, ये तो हम समझ ही चुके हैं। अब एक क्वेश्चन ट्राई करो, मैं चाहता हूं कि आप लोग ना मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताओ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 मिनट पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी तो पढ़ा हमने क्या होता है टोटल आउटपुट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें क्या करते हैं, ऐड, एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं, इंपोर्ट को माइनस करते हैं। तो एक्स मतलब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब एम। क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था, ठीक है ना, अभी पढ़ा है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसको आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, इसको आगे नोटिस करेंगे। एक अगला जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है, कुछ नहीं है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला सिंपल सा है, आपके न्यूमिनेटर में क्या आएगा, आपकी जो नॉमिनल जीडीपी होती है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आपकी रियल जीडीपी। समझने की कोशिश करो, नॉमिनल जीडीपी के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर का रेट, जो करंट ईयर का प्राइस था वही पड़ा था। तो ये आपकी चीज आएगी कहां पर, न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सर क्या आएगा, रियल। रियल के अंदर क्या पड़ा, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, दैट इज रियल जीडीपी। अब आप खुद सोचो, ऊपर आप क्या देख रहे हो, ऊपर आप देख रहे हो क्वांटिटी करंट की मल्टीप्लाइड बाय प्राइस करंट का, नीचे आप देख रहे हो क्वांटिटी करंट की और प्राइस किसका, बेस ईयर का। आप खुद सोचो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं क्या शो करेगा हमें, फर्क क्या है दोनों के बीच में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में। कहीं ना कहीं फर्क बस इतना ही है कि प्राइसेस ऊपर करंट ईयर के थे और यहां पर बेस ईयर के हैं।
तो जीडीपी डिफ्लेटर ना दरअसल में हमें जीडीपी के बारे में नहीं बताता, ये क्या बताता है, हमें महंगाई के बारे में बताता है, ये इन्फ्लेशन के बारे में हमें बताता है। गेटिंग द पॉइंट। तो कोई आपसे पूछे ना कि जीडीपी डिफ्लेटर हमें जीडीपी के बारे में इंफॉर्म करता है, नहीं, ये जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है कि इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो दरअसल में इसका कंपैरिजन जो आगे हम इन्फ्लेशन के चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इसका कंपैरिजन हम इन्फ्लेशन के जो अलग अलग इंडेक्सेस हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, उसके साथ यहां पे करेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, जीडीपी डिफ्लेटर आपका इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। राइट? तो जीडीपी का चलो हमें याद है, हमें इसका वो याद था। अब थोड़ी चीजें ना और पढ़नी है जीडीपी के साथ ही, कि जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, उनको समझना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट याद था, प्रोडक्ट मतलब कहीं ना कहीं टोटल आउटपुट, डोमेस्टिक का मतलब हमारी बाउंड्री के अंदर, और ग्रॉस का मतलब ओवरऑल टोटल। अब दो चीजें ध्यान में क्या रखनी है, डोमेस्टिक मतलब हमारा क्या था, कहां पर, वेयर, अगर हमारी बाउंड्री के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा, हम ये चेक कर रहे थे। उसी तरह से वर्ड अगर आता है आपकी जगह, डोमेस्टिक की जगह आता है वर्ड नेशनल, तो नेशनल का मतलब होता है हु मतलब कौन। यहां डोमेस्टिक के अंदर देख रहे थे कहां पर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, नेशनल के अंदर क्या देखेंगे, कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। उसी तरह से एक और वर्ड हमें सीखना है, एक होता है वर्ड ग्रॉस, एक होता है नेट। एग्जाम्पल लो इस शर्ट का, आप लोग भी कई बार मॉल्स वगैरह में कोई शर्ट खरीदने जाते हो, लेट्स से वहां पर ना कभी बिल बनाना, बिल में लिखा होगा कि इस शर्ट की कीमत लेट्स से 999 है, तो वो क्या बोलेगा, ग्रॉस वैल्यू इज 999। हो सकता है उसके ऊपर 20% का ऑफ हो, डिस्काउंट हो किसी भी कारण की वजह से, तो उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। अगर मान लो उसकी वैल्यू, उसका डिस्काउंट है, लेट्स से ग्रॉस वैल्यू थी 999 रुपए, उसके ऊपर लेट्स से अगर 20% का डिस्काउंट हुआ तो इसकी लगभग वैल्यू 200 रुपए कम हो जाएगी, तो नेट वैल्यू क्या आएगी आपकी 799। तो ध्यान रखना, जब भी हम नेट वैल्यू की तरफ जाते हैं ना, तो हम ग्रॉस में से कुछ माइनस करते हैं। आई बात समझ में? ग्रॉस होती है कोई बड़ी वैल्यू, नेट होती है कोई उसमें से माइनस करी हुई, कुछ सब्ट्रैक्ट करी हुई वैल्यू। ठीक है। अब यहां पर जब हम ग्रॉस और नेट की वैल्यू करेंगे ना, इसके बीच का फर्क क्या होता है, डेप्रीसिएशन का। ये डिस्काउंट है ना, यहां पर डिस्काउंट और कुछ नहीं, ये डेप्रीसिएशन होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर डेप्रीसिएशन का मतलब क्या। देखो आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, अब आपने हो सकता है गाड़ी 10 लाख की खरीदी, ठीक है, अब सालों साल वो चलती रही, थोड़ा घिस गई होगी, ठीक है ना, थोड़ा पेंट खराब हो गया होगा, तो क्या आज भी 10 लाख की है? आंसर इज नो। हो सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी, 8 लाख हो गई हो। तो आपकी गाड़ी तो 10 लाख की खरीदी थी ना, अब 8 लाख की है, ये 2 लाख कहां गया, ये 2 लाख डेप्रीशिएशन हो गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी गाड़ियों की वैल्यू, जो एसेट्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू डेप्रीशिएट होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ग्रॉस की, तब हम डेप्रीशिएशन को हटाएंगे नहीं, पर ग्रॉस से अगर हम नेट की तरफ जाएंगे तो वहां पर डेप्रीशिएशन हटा के हमें वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान रखना, ग्रॉस एक बड़ी वैल्यू होती है, उसमें से हम डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे तो हमें नेट वैल्यू मिलेगी। आई होप दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब याद करो हम क्या पढ़ रहे थे, जीडीपी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीडीपी से हमें जाना है एनडीपी के ऊपर, ये रादर आई शुड से पहले जीएनपी समझ लेते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर जाना है। ठीक है, जीएनपी का मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब नाम से ध्यान रखना, यहां वर्ड क्या आ गया, नेशनल। नेशनल मतलब कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर जीडीपी से जीएनपी के ऊपर जाना है, ठीक है, तो पहली बात तो समझ गए, आ गया कि हम नेशनल की बात कर रहे हैं। तो इसको भी एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। याद करो, ये वाला हम जो पढ़ रहे थे वर्ल्ड मैप के बारे में, यहां पर अब हम क्या देखेंगे, जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मान लो कोई इंडिया का बंदा यूएस में जाके कुछ काम करता है, वहां पे जाके कुछ पैसा कमाता है, तो वो कहां की जीडीपी में आएगा, जीडीपी पूछ रहा हूं भी, किसकी जीडीपी में आएगा, यूएसए की, क्योंकि काम कहां पर हुआ, काम हुआ यूएसए के अंदर, तो किसकी जीडीपी में आया, यूएसए की। पर काम किसने किया, इंडिया के बंदे ने किया, तो किसकी जीएनपी में आएगा, इंडिया की जीएनपी के अंदर। आई बात समझ में? तो मैं बात करता जीडीपी मतलब कहां पर मतलब यूएसए के अंदर, तो यूएसए की जीडीपी के अंदर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, जीएनपी की बात करेंगे, तो वहां पर क्या देखेंगे, किसने किया, इंडिया के बंदे ने किया, तो इंडिया की जीएनपी के अंदर। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो आप खुद सोचो, अगर आप जीडीपी से जीएनपी के अंदर आना चाहते हो, तो यहां पर आप एसेंशियली पता क्या करोगे,
आप कुछ नहीं, आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे। अब आप लोग सोचोगे सर ये क्या आ गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? देखो नाम क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या मतलब है, आपने, जैसे मैं हूं, मैं गया यूएसए, वहां से कुछ इनकम अर्न करी, उसको क्या मैं बात बोलूंगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मैंने वहां पे यूएसए में काम करके कुछ पैसा कमाया, मैं इंडियन हूं, मैंने वहां पे जाके कुछ पैसा, कुछ फैक्टर इनकम अर्न करी और मैं इंडिया आ गया, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया वो मेरे लिए। अब ये तो हो गया, इसको मैं ऐड करूंगा तब जाके जीएनपी के अंदर आऊंगा। पर आप एक चीज माइनस भी तो करोगे, क्या? कुछ यूएसए के भी तो लोग होंगे जो इंडिया में काम कर रहे होंगे, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो जीडीपी के अंदर ना मैं ऐड करूंगा क्या, उन इंडियंस की कमाई जो उन्होंने दूसरी देश के ऊपर कमाई है, और माइनस क्या करूंगा, माइनस करूंगा बाहर वाले लोगों की कमाई जो उन्होंने इंडिया में कमाई है। इन दोनों को जब प्लस माइनस करूंगा तो वो बनेगा मेरा कुछ नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इस तरह से मैं पहुंच जाऊंगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर फर्क कैसे आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। ठीक है, अगर ये समझ आ गया, अब लेट्स से अगर आपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर जाना है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या था, एक बड़ी टर्म, उसमें से कुछ माइनस करेंगे तभी हम नेट पे पहुंचेंगे। तो क्या माइनस करेंगे हम माइनस करेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, जो आपके वियर एंड टियर लॉसेस होते हैं, गाड़ी का एग्जांपल दिया था उसी तरह से। तो इस तरह से आपके पास कोई भी टर्म हो उसके थ्रू आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। ध्यान रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर पहुंचना है तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड होगा। इसी का अगर मैं लेट से उल्टा पूछूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना पूछे हुए हैं। लेट से आपके पास ना एनएनपी की बात हो रही है और मैं आपसे पूछता हूं कि सर मुझे जीडीपी के ऊपर पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे? सोचो एक बार, कैसे कैसे पहुंचोगे? अब देखो फर्क कहां पे है, फर्क दोनों में है। स्टार्टिंग में एन है, दूसरे नंबर पे भी एन, यहां पर क्या है जी, और दूसरे नंबर पे है डी। तो पहले तो मुझे बताओ, अगर ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट, पहले यहां से मैं, अगर मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा? क्या डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा? नहीं, डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा। क्योंकि देखो ग्रॉस से नेशनल, अगर आप ग्रॉस से नेट नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर जाते तब डेप्रिसिएशन को माइनस करते ना, पर अब क्या जाना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर जाना है, तब आप डेप्रिसिएशन को इस तरह से ऐड करोगे। चलो उठर, ये बात समझ आ गई कि यहां तक जीएनपी पहुंच गए। अगर आप जीएनपी पे पहुंच गए तो अब जीडीपी के ऊपर कैसे पहुंचोगे? अगर हमें जीडीपी से जीएनपी जाना होता था ना, हम क्या करते थे, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड करते थे। अगर जीएनपी से जीडीपी जाना है तो सर माइनस करेंगे इसी को। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। सिंपल बात है, जीडीपी से जीएनपी जाना है तो कैसे जाओगे, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड करोगे, और ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। बस इतना पता है, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, एक छोटा सा टर्म और है, नेशनल इनकम। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जब हम बात करते हैं ना नेशनल इनकम की, इसका मतलब और कुछ नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको बस पता होना चाहिए, नेशनल इनकम इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब याद करो, हमें जीडीपी पता है, जीएनपी पता है, एनडीपी पता है, एनएनपी पता है, फैक्टर कॉस्ट पता है, मार्केट प्राइस पता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, टेक्निकल है बट आई एम श्योर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ट्राई करो एक बार, अगर चाहते हो तो वीडियो पॉज करो, 1-2 मिनट लो, बट सॉल्व होना चाहिए ये, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल समझते हैं, मैं आपको सीधा आंसर पे लेके चलता हूं, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जैसे देखो थर्ड स्टेटमेंट एक बार देखो, इसको आप एक बार लिख लो खुद अपने एंड पे। क्या कह रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है? मैं बस इतना लिख दें अभी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है? जो जो लिखा हुआ ना उसी को लिख रहा हूं, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी ये माइनस ही है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। मुझे आना कहां पर है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या इसकी वैल्यू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है? सोचो एक बार, देखो जब आप करते हो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या,
नेट आ जाएगी, अभी तो डिस्कस किया था। तो क्या मैं ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन को हटा के एनएनपी लिख दूं? बिल्कुल लिख देंगे। एनएनपी कौन सा? एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस। अब याद करो, मार्केट प्राइसेस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट जाना है तो कैसे जाते थे? याद है ना, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस जाते थे तो कैसे जाते थे? हम टैक्सेस ऐड करते थे और सब्सिडीज माइनस करते थे। अब अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो क्या होगा? तो टैक्सेस को सब्सट्रैक्ट करेंगे और सब्सिडीज को ऐड करेंगे। तो एसेंशियली क्या हुआ है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से आपने टैक्सेस को माइनस किया और सब्सिडीज को ऐड कर दिया, तो मार्केट प्राइस क्या बन गया आपका? फैक्टर कॉस्ट बन गया। तो ये हो गया आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हुआ? तो सही आंसर इसमें गया है ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी ऑप्शन भी इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि नेशनल इनकम, एनएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट आपको और किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, टफ है, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा ये वाला, बट अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब कोई चीज़ कहाँ प्रोड्यूस हुई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब कोई चीज़ किसने प्रोड्यूस करी, ठीक है ना, याद है ना वेयर एंड हु का कॉन्सेप्ट। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो क्या करेंगे? टैक्सेस को ऐड और सब्सिडीज को माइनस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मार्केट प्राइस में से हम टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडीज को ऐड करेंगे। ये अभी तक का निष्कर्ष है। अगर ये चीजें पता है, बहुत बढ़िया, आराम से जितने क्वेश्चन आएंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, यहां कह रहा है द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपको किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? देखो, इस केस में आंसर है पर कैपिटा रियल इनकम। समझने की कोशिश करो। अब अगर मुझे नोटिस करना है कि कोई कंट्री की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, तो वहां पर ना मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या हर इंसान की इनकम बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। लेट्स से एग्जांपल समझते हैं। आप कंपेयर करो, लेट्स से इंडिया और किसी अफ्रीका की कंट्री को। अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर इंडिया की ना जीडीपी है $5 ट्रिलियन और इनकी है लेट्स से $2 ट्रिलियन या वट एवर, तो आप बोलोगे कि यार ये वाली कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है, इस वाली कंट्री की जीडीपी कम है, तो ये वाली कंट्री अच्छी हुई। पर ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है ना कि इस कंट्री की जो पॉपुलेशन हो वो बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा कम हो, सॉरी, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली हमें देखना हो। क्योंकि आप नोटिस करो ना कि अगर आप कंपेयर करोगे, लेट्स से स्विट्जरलैंड को कंपेयर कर रहे हो किसी एक बड़ी कंट्री के साथ, तो आपको लगेगा कि यार स्विट्जरलैंड की जीडीपी तो बड़ी कम है, यहाँ पर इस कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है, तो ये कंट्री बढ़िया हुई। पर ऐसे थोड़ी होगा। स्विट्जरलैंड के अंदर लोग भी तो कितने सारे कम है ना वो, और इंडिया में लोग भी तो बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग होने की वजह से कहीं ना कहीं जीडीपी ज़्यादा आएगी। तो इस वजह से ना हमें जीडीपी को कहीं ना कहीं उनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वहाँ की जनसंख्या है, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो दरअसल में ना जो पर कैपिटा रियल इनकम होती है वो एक बेटर मेजर होता है। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन पता लगेगा, तभी हम कहीं ना कहीं कंपेयर कर पाएंगे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ है या नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ इसका सही आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कौन करता है, ये इतनी जो हम कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं, जितने सारे मेथड हमने पढ़े, ये आखिर करता कौन है? देखो, द आंसर इज एनएसओ। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, मोस्पी नाम से एक मिनिस्ट्री है। उस मिनिस्ट्री के अंदर हमें एक ऑफिस देखने को मिलता है, एनएसओ। पहले क्या होता था ना, पहले 2 ऑफिस होते थे, एक होता था हमारा सीएसओ और एक होता था एनएसएसओ। बाद में हमने इन दोनों का क्या कर दिया, एक सिंगल बना दिया, एक तरह से मर्ज कर दिया इनको। तो अभी 2019 के बाद से हमें एनएसओ देखने को मिलता है। तो ये एनएसओ पूरा काम करता है कि इंडिया की जीडीपी आखिर है कितनी, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, जीडीपी नंबर्स निकालता कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत। बेस ईयर क्या है? 2011-12। याद करो वो एग्जाम्पल, नॉमिनल और रियल जीडीपी वाला बोला था ना। रियल जीडीपी के अंदर एक बेस ईयर को हम मान लेते हैं, तो उस बेस ईयर को अभी करंटली कौन सा है? 2011-12 हमने करंटली बेस ईयर को मान रखा है, ठीक है। एक चीज और, सर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट? आप लोग पढ़ते होंगे ना 7% ग्रोथ रेट है, 8% ग्रोथ रेट है, ये कैसे निकालते हैं? सिंपल सी चीज है। आपने जैसे ना, अगर आपने क्वांट वगैरह पढ़ी है तो आपने परसेंटेज चेंज कभी पढ़ा है? जैसे लेट्स से एग्ज्यूम करो कि लेट्स से इस साल की जीडीपी है 100 रुपया, आपने मतलब जो भी तरीका निकाल के, नॉमिनल रियल जैसा भी निकाल के आपने जीडीपी निकाल ली। तो मान लो इस साल की आपकी जीडीपी आई 100, अगले साल की आई 108, उसके अगले साल की आई लेट्स से 120। तो अगर मैं यहां से यहां पे देखना चाहता हूं, ये जीडीपी आप निकाल चुके हो, अब बस ग्रोथ रेट देखनी है।
ठीक है, ये जीडीपी के नंबर्स हैं, पहले साल की ये, दूसरे साल की ये, तीसरे साल की ये। अब बस ग्रोथ रेट देखनी है। तो ग्रोथ रेट देखने का तरीका बहुत सिंपल है। आप मान लो इन दोनों सालों को कंपेयर करो, तो ये क्या हुई इनिशियल वैल्यू, ये हुई फाइनल वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि परसेंटेज चेंज कितना है, तो कैसे करते हैं वो, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, ऐसे ही निकालेंगे। तो फाइनल वैल्यू क्या है 108, इनिशियल क्या है 100, ये क्या है 100, इसकी वैल्यू निकालो, आपका आंसर आएगा 8%। तो यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर साल के अंदर आपकी जीडीपी तो 108 है, पर चेंज कितना आया है 8% का। तो आपकी जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो हुई है 8% से। सिमिलरली अगर मान लो इस साल में देखना हो, ठीक है ना, अगर मान लो इस साल में देखना हो कि इस साल की जीडीपी कितनी है 120, पिछले साल की कितनी थी 108, तो क्या होगा इस केस में, वही सेम चीज, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल 108 आएगी, पिछले साल से कंपेरिजन करेंगे ना, डिवाइड बाय 108 इंटू 100, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आपका अकॉर्डिंगली उतने परसेंटेज की ग्रोथ रहेगी। तो एसेंशियली जो फॉर्मूला था ना, ये कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ ईयर 2 माइनस वैल्यू ऑफ ईयर 1 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ ईयर 1 इंटू 100, जो भी वैल्यू आती है अकॉर्डिंगली आपकी ग्रोथ रेट आ जाएगी। ठीक है, तो जीडीपी इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक टर्म हमें यहां पे पढ़नी है, दैट इज बेस इफेक्ट। आप लोग सोच रहे हो सर ये क्या टर्म है बेस इफेक्ट, बेस ईयर समझा है ना, बेस बेस। अब नोटिस करो यहां पर क्या पढ़ा था, ये डिनोमिनेटर के अंदर आप क्या यूज कर रहे हो, पिछले साल की वैल्यू यूज कर रहे हो, है कि नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आप एक इमेजिन करो विराट कोहली को, ठीक है, लेट्स से विराट कोहली ने पहले इनिंग्स के अंदर रन बनाए 50, दूसरे इनिंग्स के अंदर बनाए उन्होंने 48, फिर तीसरे इनिंग के अंदर कुछ कारण की वजह से वो जल्दी आउट हो गए, लेट्स से उन्होंने सिर्फ 20 रन ही या 5 रन बनाए लेट्स से, ठीक है। फिर चौथी इनिंग में लेट्स से उन्होंने रन बनाए, या फोर्थ मैच के अंदर उन्होंने लेट्स से रन बनाए 20, ठीक है। अब इस तरह से 4 मैचेस के अंदर उनका परफॉर्मेंस रहा। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि यही जीडीपी के नंबर्स हैं, तो होगा क्या, चौथे साल के लिए जब आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे फाइनल, फाइनल क्या है 20 माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, ऐसे करोगे, है कि नहीं। तो यहां पर आप नोटिस करो आपकी ना जीडीपी, अगर आप सिर्फ इन दोनों को देख रहे हो, आपकी जीडीपी बहुत बहुत ज्यादा आएगी, मतलब जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा आएगी। फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि जब तीसरे मैच के अंदर आपने बड़े ही कम रन स्कोर कर रहे हैं। अगर कभी भी ऐसा होगा कि आपने आज कम स्कोर किया है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अगले मैच के अंदर तो आपने बिल्कुल फाड़ दिया। आई बात समझ में, इतनी बड़ी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं बेस इफेक्ट। अगर आपका बेस ही काफी नीचे आ जाता है ना, जैसे इसके में 5 जो था वो 5 बेस ही आपका इतना नीचे आ गया, वो अगर आपने थोड़ा सा भी उससे इंप्रूवमेंट किया तो अकॉर्डिंगली आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। पर एक्चुअल में आप नोटिस करोगे कि 20 रन कोई ज्यादा अच्छे रन नहीं है। पिछले मैचेस को देखो 50-48 वहां पर रन आ रहे थे, यहाँ पर तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। पर क्योंकि आपका बेस बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बेस आपका इतना कम था, कहीं ना कहीं उस वजह से हमें लगा कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब सर मैं इसको पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आप याद करो कोविड-19 पेंडेमिक। अब इमेजिन करो कोविड-19 पेंडेमिक 2020 के साल की बात कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा मार्च 2020 के आसपास लगा, ठीक है, एग्जैक्ट डेट आई थिंक 23 या 25 मार्च के आसपास थी, उस टाइम पे लगा। चलो इमेजिन करते हैं 1 अप्रैल से इमेजिन करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर कहीं ना कहीं 2-3 महीने जो अगले थे, आप घर पर बैठे हुए थे, मैं भी घर पे था, लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, ठीक है। उन 3 महीनों में आप मुझे बताओ कुछ हुआ होगा, बहुत ही कम काम हुआ। और हमारी जीडीपी क्या थी, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब सर ना उस टाइम के ऊपर हमने बाहर खाना खाया, ना हमने नए कपड़े खरीदे, ना हम कहीं घूमने गए, ना हमने कहीं ज़्यादा कुछ जीएसटी दिया, इस तरह की चीज़ें हमने तो नहीं करी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पर्टिकुलर 3 महीने थे, इसके रिगार्डिंग इन 3 महीनों की जो जीडीपी थी वो बहुत ही कम आई होगी, है कि नहीं। क्योंकि आपने कुछ खर्चा ही नहीं किया, एक्सपेंडिचर मेथड याद करो ना, हमने कुछ खर्चा ही नहीं किया अगर, तो कहीं ना कहीं कहाँ से मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ हुई होगी, जीडीपी अच्छी आई होगी। तो वो वाला केस ना, और कुछ नहीं, वो जो 5 नंबर दिख रहा है ना, उस साल में वही सेम चीज़ हुई। उस साल में आपकी जो जीडीपी थे ना वो बहुत कम आ गई। अब अगले साल आपने इससे थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया, अकॉर्डिंगली हमें लगा हमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। क्यों ऐसे लगा, क्योंकि हमारे अगले साल का जो उस पर्टिकुलर अप्रैल टू जून क्वार्टर का अगले साल का रिजल्ट आया,
हमारा नंबर था कुछ 20% या 20 या रेदर उससे भी ज़्यादा था, आई थिंक 23% के आसपास था। हमें लगा हमें 23% की हम ग्रोथ कर रहे हैं, पर वो क्यों दिखा ऐसा? वो इसलिए दिखा क्योंकि हमारा पिछले साल का जो बेस था ना उस पर्टिकुलर क्वार्टर का, वो इतना नीचे आ गया था। हमने थोड़ा सा भी प्रगति करी, हमें लगा हमने तो भैया बहुत कमाल किया। इसी को बोलते हैं बेस इफेक्ट। अगर बेस नीचे आ जाता है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आने वाले साल की परफॉर्मेंस के ऊपर आता है। ठीक है, ये चीज भी सर समझ आ गई। एक चीज हमें और समझनी है, दैट इज द इकोनॉमिक साइकिल। अब सर इकोनॉमिक साइकिल का मतलब क्या होता है? देखो जैसे आपकी जिंदगी है ना, जिंदगी कभी हमेशा टॉप पे तो नहीं रहती, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि आप हमेशा ही आप सक्सेसफुल ही रहो। जिंदगी में होते हैं उतार चढ़ाव, उसी तरह से इकोनॉमी के अंदर भी होते हैं। अब ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि एक कंट्री हमेशा ही आगे 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 बढ़ती रहे, कभी ना कभी मुश्किल हालात भी आते हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल। एक टाइम ऐसा होता है जब आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही होती है, फिर उसकी एक मैक्सिमम एक पीक आ जाती है, फिर पीक के बाद वो कहीं ना कहीं नीचे जाने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है और कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, कहीं ना कहीं हम आ जाते हैं रिसेशन के अंदर। फिर रिसेशन के अंदर अब ये खराब सिचुएशन है, अब आप जिंदगी में भी तो बाहर निकलते हो बुरी सिचुएशंस के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ से भी निकलोगे, यहाँ से भी आपकी रिकवरी होगी, फिर अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं आप और एक्सपैंड करोगे, फिर पीक आएगी। तो इस तरह से ना ये साइकिल ऐसे 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 करके चलता ही रहता है, इसी को बोलते हैं आप इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, अब याद करो कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम, फिर से जो टाइम था अप्रैल 2020 वाला टाइम, कहीं ना कहीं उस टाइम पे सोचो क्या हो रहा होगा। हम यहाँ पे आ रहे होंगे, हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, है कि नहीं? अगर ऐसा हुआ कि लगातार 6 महीने के लिए हमारी जो जीडीपी है कहीं ना कहीं नेगेटिव आती है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी वो नेगेटिव आती है, तब जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, हम रिसेशन में आ चुके हैं। तो ये वर्ड ना आप लोगों ने सुना होगा कि मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है। तो दुनिया में ना वैसे रिसेशन की कोई ऐसे एक्सेप्टेड एक डेफिनेशन नहीं है, लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं रिसेशन को। यूएसए में थोड़ा अलग तरह से देखा जाता है, उनमें और भी चीज़ें देखी जाती हैं, बट जो काफ़ी हद तक लोग एक्सेप्ट करते हैं वो यही डेफिनेशन है कि अगर जीडीपी की ग्रोथ अगर नेगेटिव आती है सक्सेसिवली फॉर 2 क्वार्टर, मतलब लगातार 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने, लगातार 6 महीने के लिए अगर वो नेगेटिव आती है, तब हम क्या बोलेंगे कि वहां पर टेक्निकल रिसेशन है। गेटिंग द पॉइंट? तो जब 2020 के अंदर पहले अप्रैल से जून ये 3 महीने के लिए हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव रही थी, फिर जुलाई से सितंबर, ये लगातार 6 महीने हो गए ना, अप्रैल से लेकर सितंबर तक, ये 6 महीने तक इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव रही थी। इसीलिए हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर इंडिया के अंदर क्या आ गया था, रिसेशन आ गया था। ठीक है, ये तब की न्यूज़ है। क्लियर हुआ? तो टेक्निकल रिसेशन भी आई होप आप मीनिंग समझ गए होंगे। हाँ जी, आई थिंक शायद आपको ना इमेज क्लियर नहीं दिख रही होगी, बट डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा। अगर नहीं भी दिख रही है, थोड़ा आई थिंक ब्लर इमेज आ गई है, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको बट कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अब याद करो मैंने क्या बताया था आपको कि जिंदगी ऊपर नीचे होती रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी इस तरह से ही है कि इकोनॉमी की भी अगर हालत खराब थी तो कहीं ना कहीं क्या आएगी, उसमें भी रिकवरी आएगी। एक सिचुएशन पता क्या होगी, मान लो आप जा रहे हो, आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, फिर कुछ आ गया, कुछ गड़बड़ आ गई, तो हमारी इकोनॉमी जो अचानक से नीचे आ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, इसकी रिकवरी करेंगे। ठीक है ना? अगर तो ये रिकवरी कुछ ऐसे होती है कि अचानक से नीचे आई और अचानक से ऊपर चली गई, तो ये देखो क्या बना, ये वाला हिस्सा क्या बना आपका, ये वी बना ना, वी, कि अचानक से आपकी इकोनॉमी नीचे आई, फिर अचानक से आपने उसको रिकवर कर लिया। इसको बोलते हैं वी शेप्ड रिकवरी। जब आप गिरते भी तेजी से हो और कहीं ना कहीं उठते भी बहुत तेजी से हो, उसको बोलते हैं वी शेप्ड रिकवरी। दरअसल में ये मुद्दा पूरा न्यूज़ में था उस टाइम के ऊपर जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी नीचे गई, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि नहीं, इंडिया को वी शेप्ड रिकवरी की तरफ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम नीचे गिर गए ना, जीडीपी नीचे आ गई है, अब जल्दी से जल्दी इसको वापस ट्रैक पे लेके आना पड़ेगा। अगर बहुत जल्दी से कर लेते हैं तो दैट इज वी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, एक दूसरा केस इमेजिन करो। तो दूसरा केस क्या है, देखो दूसरा केस ये है कि मान लो आपकी इकोनॉमी जा रही थी, फिर अचानक से क्या हुआ, आपकी इकोनॉमी नीचे को आने लग गई, बहुत तेजी से नहीं बट थोड़ा थोड़ा, ठीक है, फिर आपने उसकी रिकवरी करी, पर रिकवरी में ना थोड़ा टाइम लग गया। आई बात समझ में? याद करो वी शेप रिकवरी के अंदर क्या था, अचानक से नीचे आए, अचानक से आप उठ खड़े हुए, इसको बोलते हैं वी। यहां पर बात क्या हो रही है, ये यू की तरह है, आप आए नीचे,
रिकवरी कर रहे हो पर थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम से रिकवरी कर दी जैसा वी में देखा था। यू शेप्ड रिकवरी के अंदर ना थोड़ा सा टाइम लगता है। गेटिंग द पॉइंट? तो यही आपका दूसरा पॉइंट था। ये होगी आपकी, अगर आपको ठीक है, मैं डोंट वरी, मैं पीपीटी में ठीक कर दूंगा। ये है आपकी वी शेप्ड रिकवरी और यू, ये है आपकी यू शेप। ये देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है रिकवर होने के अंदर, तो ये आपकी यू शेप्ड रिकवरी है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जीडीपी रिकवर तो हुई बट थोड़ा धीरे से हुई। उसी तरह से ये चलो स्विश शेप्ड होती है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। एक होती है आपकी जेड शेप्ड, ये देख लो यहाँ पे, ये आपका जेड शेप्ड रिकवरी है। फिर इसका क्या मतलब जेड शेप्ड का? अब देखो जैसे हमारी इकोनॉमी चल रही थी, फिर नीचे आई, ठीक है ना, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक का ही टाइम याद करो, इकोनॉमी एक बार हमारी नीचे आ गई, ठीक है। फिर सरकार ने, मतलब लॉकडाउन लग गया तो इकोनॉमी नीचे आ गई। फिर सरकार ने क्या किया, बोला कि अब लॉकडाउन खोल देंगे। अब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो लोगों ने क्या किया, लोग बोले कि नहीं अब चलो मनाली घूमने चलते हैं, अब तो चलो यहाँ पे चलते हैं, अब चलो नए कपड़े खरीद लेते हैं बहुत सारे, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। तो एक ना डिमांड इकट्ठी हुई पड़ी थी, उसका अचानक से हमने ना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तेजी से हमने उस डिमांड को ओपन कर दिया। इसको बोलते हैं पेंट अप डिमांड, कि ना अचानक से एक मेजर सर्ज आता है। तो एक्चुअल में ना आप नोटिस करना, यहाँ पर ना हमारी इकोनॉमी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज़्यादा तेजी से बाहर ऊपर जाती है, फिर कहीं ना कहीं वो नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाती है। तो जेड शेप्ड रिकवरी में क्या हुआ, इकोनॉमी नीचे आई, पर लोगों के अंदर अचानक से जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ इतनी डिमांड पड़ी कि अचानक से एक तरह से पीक आती है, फिर वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं जेड शेप्ड रिकवरी। उसी तरह से एक होती है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। अब डब्ल्यू क्या है, कुछ इस तरह से, इसका मतलब क्या है, आपकी इकोनॉमी एक बार नीचे आई, ठीक है, पहला लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन ओपन हुआ, थोड़ा रिकवरी हुई, पर वापस से लॉकडाउन लगाना पड़ गया, तो सेकंड लॉकडाउन आया तो फिर से नीचे आए, फिर वापस रिकवरी। तो हुआ क्या, पहली वेव की लॉकडाउन लगा, नीचे इकोनॉमी, लॉकडाउन खुला, ऊपर आ गए, फिर दूसरे लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी, फिर नीचे आए, फिर वापस से रिकवरी। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। उसी तरह से एक होती है आपकी एल शेप्ड, कि आपकी इकोनॉमी इस तेजी से चल रही थी, फिर अचानक से गिरी और कभी ढंग से रिकवर कर ही नहीं पाई। अब एक बार सोचो, इनमें से सबसे बढ़िया रिकवरी कौन सी है और सबसे खराब रिकवरी कौन सी है? देखो सबसे खराब तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर एल शेप्ड है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी गिरी और एक तरह से कभी ढंग से रिकवर कर ही नहीं पाई, तो सबसे खराब रिकवरी तो एल शेप्ड ही होती है। पर सबसे बढ़िया कौन सी है? एक मिनट में चाहता हूँ सब लोग ना नीचे कमेंट्स में बताओ कि सबसे बढ़िया कौन सी है। 2 मिनट सोचना, फिर देखना, मुझे बताना कि क्या सही था या गलत था। देखो, द आंसर इज, सबसे बढ़िया मानी जाती है आपकी जेड शेप, ना कि वी शेप। मुझे पता है आप में से काफी लोगों ने वी शेप लिखा होगा, बट आंसर इज जेड शेप। समझते हैं। देखो आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर ये खाली एरिया दिख रहा है, ये वाला खाली एरिया, हुआ क्या था, आप नोटिस करना, ये है आपकी वी शेप। तो ये वाला जो एरिया था, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो बीच में एरिया है ना, ये आपका खाली रह गया हमेशा के लिए। इतना आपने इकोनॉमिक पोटेंशियल था आपका, ये आप कभी ना कभी इसको यूज कर ही नहीं पाए, मतलब इतना इकोनॉमिक पोटेंशियल आपका वेस्ट हो गया। जेड में क्या हुआ, आपकी इकोनॉमिक नीचे गई थी, फिर अचानक से बढ़ी, फिर वापस नॉर्मल पे होगी। तो यहां पर जो आपका इकोनॉमी का लॉस हुआ था ना इस वाले एरिया के अंदर, कहीं ना कहीं उसको यहां पे आपने रिकवर कर लिया। तो यहां पे नेट लॉस कुछ भी नहीं हुआ। आपकी इकोनॉमी पहले भी इस रफ्तार से चल रही थी, ये थोड़ा सा लॉस हुआ, उस लॉस को आपने यहाँ पर एक्सेसिव डिमांड को फुलफिल करते हुए पूरा कर लिया, और वापस आपकी जो इकोनॉमी थी वो वापस उसी रफ्तार से चल रही है। तो यहाँ पर नेट लॉस और नेट प्रॉफिट बराबर कर देता है एक दूसरे को, तो जीरो लॉस होता है। वी के अंदर क्या होता था, ये लॉस होता ही है, रिकवरी आप जल्दी जरूर कर लेते हो पर कुछ लॉस रहता ही है। तो सबसे बढ़िया रिकवरी कौन सी है, जेड शेप। गेटिंग द पॉइंट। सबसे घटिया कौन सी थी, एल शेप। आई होप आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकवरी आप समझ गए होंगे। ठीक है सर। हाँ जी, एक होती है आपकी के शेप्ड रिकवरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर के शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या है? देखो के शेप्ड रिकवरी का मीनिंग कुछ नहीं है। अब के कैसे होता है, कुछ इस तरह से है कि नहीं। अब यहां पर क्या है ना, आपकी इकोनॉमी के कुछ अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, कुछ तो चले जाते हैं ऊपर की तरफ, मतलब रिकवर कर लेते हैं, और कुछ रिकवर नहीं कर पाते, वो चले जाते हैं नीचे। तो एक तरह से के बन जाता है कि कुछ रिकवर कर गए, कुछ नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, फिर से कोविड-19 पैंडेमिक का एग्जाम्पल लो। अब कोविड-19 पैंडेमिक आया, कुछ सेक्टर वहां पे रिकवर कर गए, कुछ नहीं कर पाए। सर जैसे कि लेट्स से आप वर्क फ्रॉम होम वाले लोग थे, आईटी सेक्टर वाले लोग थे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर था, भैया ये तो रिकवर कर गए जल्दी से जल्दी, पर
बहुत सारे ऐसे सेक्टर भी तो थे जिनको कवर करने में बहुत टाइम लग गया, जैसे आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, आपका टूरिज्म सेक्टर हो गया, आपका एयरप्लेन का सेक्टर हो गया। ये जो कहीं ना कहीं सेक्टर थे ना, ये कंटेंट इंटेंसिव सेक्टर थे, यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि कोरोना अभी भी फैल सकता था, तो वो सेक्टर रिकवर होने में टाइम लगा। तो एक तरह से ना ये जो ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब रिकवरी ढंग से होगी, जो नीचे वाले हैं मतलब उनमें ढंग से रिकवरी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिकवरी ना के शेप्ड है, अनइवन टाइप्स है, उसको बोल देते हैं क्या, के शेप्ड रिकवरी। तो ये जो ऊपर वाली पीक जा रही है तो उस पार्ट ऑफ द इकोनॉमी रिकवर कर रहा है, और जो नीचे जा रहा है कहीं ना कहीं ये स्टैग्नेट कर गया है या ये सिंक कर रहा है, तो इसी को बोल देंगे हम क्या, के शेप्ड रिकवरी। हाँ जी, एक ना क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में ना इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, बट मैं क्या चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, 2-4 जितने भी पॉइंट्स आते हैं नीचे कमेंट्स में लिखने की कोशिश करना कि क्या आप इससे सहमत हो। 2021 में क्वेश्चन आया था, काफ़ी करंट अफेयर्स में था और पॉसिबिलिटी भी थी। इवन आपका जो इकोनॉमिक सर्वे था ना, उसका जो पहला चैप्टर था इसके पिछले साल का, उसमें यही डिस्कशन हुआ था। तो देख रहे हो कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके करंट अफेयर्स, राइट। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट से बताओगे। 2-4 जितने भी आपको पॉइंट्स आ पा रहे हैं उन सभी को लिखने की कोशिश करोगे। अगले सेशन में आपको समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन का अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो डोंट वरी, इन इकोनॉमी की क्लासेस के अंदर ना आपकी मेन आंसर राइटिंग भी होगी, बट मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करो। देखो, आंसर राइटिंग ऐसा नहीं सीख पाओगे कि आपको मैं बस पढ़ा दूं और आप सीख लोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आंसर राइटिंग के अंदर आपको भी मेहनत लगानी पड़ेगी, और इसी वजह से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कुछ पॉइंट्स आप जरूर इसके रिगार्डिंग मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। अगले सेशन के अंदर मैं इसका आंसर आपको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ सॉरी, नेशनल इनकम तो चलो सर हमने पढ़ लिया, एक होता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब सर डिस्पोजेबल इनकम का मतलब, देखो डिस्पोजेबल का मतलब होता है कि आपके हाथ में इन द एंड क्या है, आपकी इकोनॉमी के एट इट्स डिस्पोजेबल, उसके हाथ में कितना आ रहा है, दैट इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपको लेट्स से आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट आपने देख भी लिया, पर इसके अलावा भी तो कुछ चीज़ें होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं मान लो आपके कुछ रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार आपको बाहर से कुछ पैसा भेज रहे हैं, कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं, कुछ डोनेशन दे रहे हैं। अब टेक्निकली ये आपकी इकोनॉमी के अंदर नहीं आ रहे थे, आपके एनएनपी वगैरह के अंदर नहीं आ रहे थे जो बाहर से रेमिटेंसेस गिफ्ट आ रहे थे, पर आपके हाथ में तो हैं, आप उसको कहीं ना कहीं यूज़ तो कर सकते हो, आपके डिस्पोजल में तो ही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ध्यान रखना, डिस्पोजेबल के अंदर बस वो आइटम्स को भी हम कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लेते हैं जो हमारे डिस्पोजल पे होती हैं, जैसे बाहर से कोई गिफ्ट आ रहा है, कोई डोनेशन आ रही है, इस तरह कोई भी चीज़ें, ठीक है ना। तो डिस्पोजेबल का मतलब, जैसे आपको अगर मैं पूछूं ना कि आपके पास कितना पैसा है, हो सकता है आप लोग 1 लाख रुपया महीने का कमाते हो, पर मैं आपके पास पूछूं कि आपके पास इन द एंड खर्च करने के लिए कितना पैसा है, तो हो सकता है आपको किसी से बाहर से पैसा आता हो, किसी के रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें हों, अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को देख के आपके पास इन द एंड कितना पैसा है जो आप खर्च कर सकते हो, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। अगर नेशनल के केस में कह रहे हैं तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम पर्सनल इनकम की बात करें तो यहाँ पर ना लेट्स से आपकी कुछ पर्सनल इनकम है, उसमें से अगर आपका कुछ आप उस टैक्स पे करते हो, ठीक है ना, तो टैक्स पे करना तो जरूरी है, तो वो आपके खर्च के ऊपर नहीं है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि आपको मैं बोलूं कि आपकी 1 लाख इनकम है और इसमें से अगर आपका 10,000 आपका टैक्स जाना है, तो ये 10,000 तो देना ही पड़ेगा ना टैक्स। इसके रिगार्डिंग वो थोड़ी है कि आप यहाँ पे कि इसको आप डालोगे, ये इसको हटाना पड़ेगा। तो आप अगर अपना इनकम टैक्स उसको हटाओगे, उसी तरह से आपकी कुछ नॉन टैक्स पेमेंट हो सकता है, आप कुछ फाइन वगैरह हो, अब ये पैसा आप डिटर्मिन नहीं कर सकते कि मैं कहाँ पे खर्च करूँ, ये तो देना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हटा के, आपके टैक्स एंड नॉन टैक्स पेमेंट को हटा के जो बाकी पैसा आपके पास बचता है, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। कहीं ना कहीं वो पैसा होता है जिसके आपके पास कोई चॉइस होती है कि मैं कहाँ पे खर्च करूँ। तो डिस्पोजेबल इनकम का आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने समझा ही दी हैं, कैसे कैसे ये जो ना एनएसओ, ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि एनएसओ इस तरह से रिपोर्ट्स निकालता है अपनी। तो इस तरह से ना आप नोटिस करना, जैसे ये क्वार्टर वाइज डेटा आता रहता है हमारे पास, ये जैसे ये पिछले साल का जुलाई टू सितंबर का डेटा है, किसने निकाला है, एनएसओ, बताया ना अभी मोस्पी ने। तो ये निकालता है, इस तरह के इसकी ना रिपोर्ट्स आती रहती है हमारे पास अलग अलग तरह से, उसका ये अलग अलग डेटा होता है कि कितने % से हम ग्रो कर रहे हैं। इस तरह से ये डेटा मैंने बताया था ना आपको, ये पढ़ा होगा हमने, CIGNX, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, तो सारा इस तरह से हमें डेटा देखने को मिलता रहता है। तो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये GVA एट बेसिक प्राइजेस,
ठीक है, ये आप सभी को मीनिंग पता है। अगली बार जब आएगा ना एनएसओ का डेटा आएगा, आप खुद इसको इंटरप्रेट कर लोगे कि बेसिक प्राइस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, आप और नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एट करंट प्राइजेस, पढ़ पा रहे हो? करंट प्राइजेस, अब याद आ जाएगा करंट प्राइजेस का मतलब क्या था, कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या था। ये सारी चीजें आपको पता लग गई हैं, अब आप आराम से इन एनएसओ की रिपोर्ट्स को भी अच्छे से पढ़ पाओगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है, 1 मिनट लो, इसको पढ़ो। इकोनॉमिक टेरिटरी की रिगार्डिंग पूछ रहा है, मैं तब तक पानी पी लूँ, ठीक है। मुझे नीचे कमेंट्स में आप सभी का आंसर चाहिए कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। सोचो 1 मिनट और मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, अब ये पूछ रहा है कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देखो, पहले ना एक बार आप स्टेटमेंट 4 पढ़ो। स्टेटमेंट 4 क्या कह रही है कि अगर किसी दूसरी कंट्री का इंडिया के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है तो किसकी कंट्री में आएगा? क्या ये इंडिया की कंट्री में आएगा? नहीं। याद करो, मैंने बताया था एम्बेसीज, काउंसलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ये किसी कंट्री की, उसी कंट्री की, मतलब पेरेंट कंट्री की रहती हैं। अगर इंडिया के अंदर किसी दूसरी कंट्री की, लेट्स से यूएसए की एम्बेसी, काउंसलेट या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है ना, तो वो यूएसए की टेरिटरी में आएगा, इंडिया की टेरिटरी में नहीं। तो अगर कोई बोलता है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्री लोकेटेड इन इंडिया, क्या इंडिया की टेरिटरी है? द आंसर इज फॉल्स। तो चौथा तो बिल्कुल गलत है, तो फोर्थ तो हो गया आपका यहाँ पे गलत। अब आपको बस ये देखना है कि सेकंड ठीक है या गलत है, क्योंकि बाकी तो निकल गए। सेकंड कह रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अगर मान लो ऑफिसेस, अगर वो इंडिया में लोकेटेड हैं तो ये कहाँ आएंगे? देखो, ये भी कहीं ना कहीं इंडिया की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होते, तो ये बात भी यहाँ पे गलत है। तो सेकंड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। एक बार देख लेते हैं 1 एंड 3 को। ये तो हमने पढ़ा ही, हमारे कंट्री के किनारे जो बॉर्डर्स होते हैं, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स, ये हमारी इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। उसी तरह से ये भी पढ़ा था कि अगर कुछ हमारे रेजिडेंट्स अगर कोई फिशिंग वेसल्स को ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, तो वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। ये सारा मैप के थ्रू हमने समझा भी था, ठीक है। इनफैक्ट ना, इन क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है, इनके जो सॉल्यूशंस हैं, मैंने नीचे इधर आपको स्लाइड्स में दे भी रखे हैं, तो डेफिनेटली आप इनके आंसर्स चेक करने हो तो वो सारे देख सकते हो कि क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या नहीं होता। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया, बट जस्ट आगे आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आपको इनके आंसर्स भी दे रखे हैं। अब ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, प्योरली टेक्निकल क्वेश्चन है, सोचो क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। 1 मिनट लेना, वीडियो पॉज करना, फिर इसको करना, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। यहाँ सोचो क्या दिया हुआ है। कंसिडर अ सिचुएशन वेयर अ कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड 100 मोटर बाइक्स, 100 मोटर बाइक उसने प्रोड्यूस करी हैं एट 1000 मोटर बाइक रुपीज, मतलब एक मोटर बाइक का कॉस्ट कितना है 1000 इन ईयर 2005। इस वजह से उस कंट्री का जो करंट प्राइस के अंदर जीडीपी थी तो वो 1 लाख आई, बिल्कुल ठीक है। करंट प्राइस के अंदर जीडीपी क्या होगा? कहीं ना कहीं क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, तो वो 1 लाख ही आएगा, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है 2010 के अंदर सेम कंट्री ने 100 मोटर बाइक प्रोड्यूस करी, पर उनकी कॉस्ट कितनी होगी? 2000 रुपया पर मोटर बाइक। तो वहां की जो जीडीपी थी, बेसिकली जो करंट प्राइस वाली जीडीपी थी, वो 2 लाख होगी। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है? रियल जीडीपी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा है। अब सर रियल जीडीपी तो हमें पता है, रियल जीडीपी क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, यही तो हमने देखा है। तो सर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है? करंट ईयर की क्वांटिटी है आपकी 100, ठीक है ना। और बेस ईयर का प्राइस यहां पे कितना है? बेस ईयर या था 2005 वाला, वहां पे कितना था? 1000। तो ये आपकी रियल जीडीपी क्या आई? इस साल की आई आपकी 1 लाख, ठीक है ना, इस साल की आई 1 लाख। और सर 2005 में कितनी थी? अरे 2005 में भी तो 1 लाख ही थी, वहां भी तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी? 100, और प्राइस 1000 ही था। तो रियल जीडीपी सेम रही यहाँ पे। क्यों सेम रही? क्योंकि प्राइस बदला नहीं, प्राइस तो हम बेस ईयर का लेते हैं, प्राइस तो वैसे भी चेंज नहीं हुआ। क्वांटिटी 2005 में भी आपकी 100 ही थी, और इस साल 2010 में भी आपकी 100 ही है, तो ना क्वांटिटी चेंज हो रही है ना ही प्राइस चेंज हो रहा है। तो टेक्निकली रियल जीडीपी 2010 में भी उतनी ही है जितनी 2005 में थी।
ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का, एंड अकॉर्डिंगली आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेटर वाला, मैं आपको दिखाना चाहता था, ये ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो जीडीपी डिफ्लेटर ये वाला क्वेश्चन हम तब करेंगे जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जो इन्फ्लेशन हम इनको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट हमें और पढ़ना है, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। 2 बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा है, तो हमें इसका अच्छे से आइडिया होना चाहिए। वर्ड क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मान लो आपको 1 यूनिट आउटपुट निकालना है, उसके लिए आपको कितना कैपिटल देना पड़े, ठीक है। तो एसेंशियली फॉर्मूला और कुछ नहीं, फॉर्मूला और कुछ नहीं, आपका कैपिटल बाय आउटपुट, इसी का नाम क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। 1 यूनिट अगर आउटपुट निकालना है, अगर मान लो मैं डिनोमिनेटर को 1 डाल दूं, मतलब 1 यूनिट आपको आउटपुट निकालना है, तो आपको कितनी कैपिटल यहां पे इन्वेस्ट करनी पड़ती है। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा हो वो एक अच्छी बात है कंट्री के लिए, या कम हो वो एक अच्छी बात है? सोचो एक बार। द आंसर इज कम होना चाहिए। सर वो कैसे? अब आप देखो, अगर मान लो आपको ये पेन बनाना है, लेट्स से पेन इज द 1 यूनिट आउटपुट, हो सकता है ये 10 लोग मिलकर पेन बना रहे हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक बंदा और अच्छा हो, वो अकेला मिलके एक पेन बना दे, तो कौन सा बढ़िया बंदा है? ये वाला ना। ये एक बंदा अकेला ही मतलब इस पेन को बना लेता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा ना कि यार ये बंदा ज़्यादा एफिशिएंट है, और ये जो 10 लोग हैं ये कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट है, उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे, है कि नहीं। तो यही सेम चीज़ है कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर मुझे 1 यूनिट आउटपुट निकालना है, उसके लिए मुझे कितना इनपुट देना पड़ रहा है, कितना कहीं ना कहीं कैपिटल लग रहा है। अगर कैपिटल कम लग रहा है, दैट इज अ गुड थिंग, आपने कम इनपुट को यूज करते हुए कहीं ना कहीं सेम आउटपुट निकाल दिया। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो ना अगर कम होगा, दैट इज अ गुड थिंग। और यही यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। द आंसर इज कम होनी चाहिए। तो आपकी एक कंट्री की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितनी अच्छी है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर हम इंडिया के अंदर लेट्स से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम इनपुट यूज करते हुए भी हम अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। उसी तरह से उनके प्राइजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें, मशीनरी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं डिटर्मिन करती हैं आपकी कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो ध्यान रखना, इंडिया में ना हिस्टोरिकली कैपिटल आउटपुट रेशियो थोड़ी ज़्यादा रही है, और इसी वजह से इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी ना वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। तो ये एक मेजर कंसर्न रहा है इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर। तो आपको COR कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में चीज़ पता होनी चाहिए। एक डायग्राम सा है छोटा सा, आई एम श्योर थोड़ा ना स्क्रीन के अंदर शायद विजिबल नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कुछ नहीं है, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। अगर मान लो यहाँ लिखा है डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो मान लो कम होता है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको कम इनपुट लगाने पड़ेंगे, कम इनपुट लगा के आप कहीं ना कहीं ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, एंड उस हिसाब से क्या हो सकता है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा। यही तो हमने पढ़ा अभी तक, इसी को कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा एस्पेक्ट यहाँ दे रखा है। अगर मान लो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आपका इनपुट ज़्यादा लग रहा है, पर आउटपुट कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कम गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो दैट इज हाउ कैपिटल आउटपुट रेशियो वर्क्स। गेटिंग द पॉइंट। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी था। ये सोचो, ये 2018 में यूपीएससी ने पूछा कि अगर मान लो किसी इकोनॉमी के अंदर, मुझे नीचे कमेंट्स में बताते रहो ये सारे जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। क्यों? द आंसर इज सिंपल, अगर ज्यादा कैपिटल आउटपुट रेशियो होगी, अगर द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज हाई, तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं आउटपुट इंक्रीज ही नहीं होगा। आप भले ही जितना मर्जी आपके पास कैपिटल हो, कहीं ना कहीं उससे आउटपुट के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होगा, जैसा कि इस केस में हमें देखने को मिला है। अब ये भी देखो, यहां कह रहा है कि एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ही होनी है, पक्का होगी, अगर क्या होगा। सोचो एक बार, फिर मैं चारों को ना एक तरह से आपको समझाऊंगा कि कैसे इसका आंसर क्या आएगा। नीचे कमेंट्स में इसका भी आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन मेंशन करते रहो 2013 का आंसर क्या है। अब सोचो, लेट्स से पहले से स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि लेट्स से कंट्री एक्स की बात कर रहा है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है
कि अगर दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी बढ़े, आप खुद सोचो, अगर दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्या इसका मतलब ये भी है कि मेरी कंट्री में बढ़ रही है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। हो सकता है यूएसए, यूके, बाकी कंट्रीज में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही हो, पर इंडिया में ना हो रही हो, तो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी हो जाएगी। तो ये तो स्टेटमेंट इस वजह से गलत है कि उन्होंने बात किसकी करी है, वर्ल्ड इकोनॉमी की, हमारी कंट्री के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा। दूसरा बोल रहा है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए, अरे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, मान लो हो रही है, पर अगर आपकी पॉपुलेशन ढंग की ही नहीं है, अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो नशों में लगी हुई है और इकोनॉमिक ग्रोथ का उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अगर उनके पास अच्छे स्किल्स, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन नहीं है, तब ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ना, पॉपुलेशन ज़्यादा होना तभी फायदेमंद होता है अगर वो अच्छी शिक्षित होती है, अगर उनका अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट तभी लेकर आता है। तो ये भी बात गलत है। सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ से हमें कुछ नहीं पता लग रहा, अगर वो स्किल्ड नहीं है तब तक हम ये नहीं बात कर सकते। चौथा स्टेटमेंट देखो, यहाँ वो फिर कह रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर ट्रेड बढ़ रहा है, उससे हमारी कंट्री की प्रोग्रेस होगी। अरे अगर एक कंट्री के साथ ही ट्रेड नहीं बढ़ रहा, पूरी वर्ल्ड के अंदर हमें नहीं इंपैक्ट पड़ रहा, समझ रहे हो? अगर यूएस और यूके या 10 कंट्रीज आपस में ट्रेड बढ़ रहे हैं तो हो सकता है दुनिया में ट्रेड बढ़ रहा हो, पर मेरे साथ थोड़ी ना लिखा हुआ है कि मेरे साथ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हम पढ़ के आए अभी कैपिटल आउटपुट रेशियो को पढ़ के आए, हमने कैपिटल फॉर्मेशन का वो प्रोसेस समझा कैसे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अगर आप कह रहे हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चाहे एलिमिनेट करके निकाल लो, वैसे लॉजिक से निकाल लो, दोनों तरह से आपका आंसर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? देखो ये तो ओवरऑल हमने चर्चा करी, पर इस चैप्टर के अंदर ना जो आपकी बुक है उसके अंदर 2-4 चीज़ें यहाँ पे हमें और बताई हुई हैं। वो क्या चीज़ें हैं कि किस किस तरह की हमें यहाँ पे अलग अलग तरह की क्या गुड्स देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा सा ना हम उसको भी चर्चा कर लेंगे कि कौन सी टाइप्स ऑफ गुड्स हमें देखने को मिलती हैं। तो पहला समझो कि यहाँ पर ना इन्होंने जो गुड्स की डिवीज़न करी है वो 3 तरह से करी है। पहला हो गया आपका रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स, और तीसरा हो गया आपका फाइनल गुड्स। और नाम से ही क्लियर हो गए, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आप जो कुछ इनपुट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी चीज़ आप मान लो कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल तो लगता ही है, ठीक है। मान लो कोई भी अपनी फैक्ट्री लगानी है, कुछ ना कुछ उसका भी रॉ मटेरियल होगा। सिमिलरली इंटरमीडिएट गुड्स वैसी होती हैं जो कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसी गुड्स जिनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती हो, ठीक है ना, जो अंडरगो करते हैं प्रोसेसिंग का प्रोसेस, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। और नाम से क्लियर है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मीनिंग क्या होगा, कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन जिनकी हो चुकी है, अब इनके अंदर कोई और प्रोसेस नहीं होना, ये एक तरह से फिनिश्ड हो चुकी हैं, मतलब फिनिश्ड गुड्स हैं एक तरह से, अब इनके अंदर और कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो गुड्स 3 तरह से, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, ठीक है। अब नोटिस करो, ये चीज़ें चलो पता है हमें, थोड़ा फाइनल गुड्स को आगे ना और ब्रॉडर करते हैं। तो अगर आप फाइनल गुड्स देखोगे ना, तो फाइनल गुड्स भी 2 तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती हैं आपकी कंजम्पशन गुड्स, दूसरी हो सकती हैं आपकी कैपिटल गुड्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इनमें क्या फ़र्क है कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स के अंदर, समझने की कोशिश करो। जैसे एक है आपका जो कंज्यूम कर रहे हो, आपके कपड़े, आपका खाना, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, आपके कंजम्पशन के अंदर। आप इनको कंजम्पशन के लिए पर्पसेस के लिए कहीं ना कहीं आप इनको यूज़ कर रहे हो। दूसरा हो सकता है आपका कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल गुड्स कैसे, जैसे कुछ आपके लेट से आपकी मशीनरी है, आपकी जो अलग अलग तरह की जो मशीन्स हैं, आपके अलग अलग तरह के टूल्स हैं, आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, है तो ये भी फाइनल गुड्स ही, पर क्या इनको कहीं ना कहीं आप इनको कंज्यूम कर रहे हो? द आंसर इज नो। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम कैपिटल गुड्स को बोलते हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स के अंदर हमें ये देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे फ़र्क पता होना चाहिए। कंजम्पशन गुड्स का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है सर। हमें फाइनल गुड्स के अंदर दोनों कैटेगरी समझ आ गई, कंजम्पशन गुड्स भी और कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स भी। अब ध्यान ये रखना है कि कंजम्पशन गुड्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कैसे सर, एक होता है ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल। अब ये तो सर इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल मतलब लंबा समय। आप बोलते हो ना कि यार ये एसी काफ़ी ड्यूरेबल है, ये वॉशिंग मशीन काफ़ी ड्यूरेबल है, कहने का मतलब वो लंबे समय तक चलती हैं। नॉन ड्यूरेबल का मतलब वो लंबे समय तक नहीं चलती। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीवी है, लेट्स से आपने अगर आज टीवी खरीद लिया, हो सकता है आप 5 साल ना खरीदो, अब अपने एसी को 5 साल तक ना खरीदो, ये ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। वेरस ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लो आपने खाना खरीदा, आपने प्याज टमाटर खरीदे, अब ऐसे थोड़ी कि आपने आज खरीद लिया 5 साल बाद खरीदोगे, तो ये सारी नॉन ड्यूरेबल होती हैं। तो इनके बीच में छोटा छोटा फ़र्क है,
टाइप्स ऑफ गुड्स का हमें पता होना चाहिए। क्विकली रिवाइज करा दूं, स्टार्टिंग हमने कहाँ करी थी, गुड्स के 3 तरह से, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, ठीक है ना। रॉ मटेरियल हमें समझ आ गया था, इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग के अंदर हैं, और तीसरा फाइनल गुड्स जो एक तरह से गुड्स बन चुकी हैं, फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स के अंदर हमने क्या देखा, 2 तरह की चीज़ें, कंजम्पशन और कैपिटल। कंजम्पशन जो एक तरह से कंज्यूमर गुड्स होती हैं, कैपिटल जो आपकी मशीनरी हो गया, आपके टूल्स, आपकी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। फिर कंजम्पशन के अंदर फर्दर 2 टाइप्स, ड्यूरेबल जो लंबे टाइम तक चलती हैं, नॉन ड्यूरेबल जो कि मतलब लंबे टाइम तक नहीं होती। तो इस तरह से आपके गुड्स की क्लासिफिकेशन है, वेरी इजी, नॉट अ टफ थिंग, ठीक है। ये सारी इनकी जो डेफिनेशंस हैं मैंने यहाँ पे दे रखी हैं, इनको आप क्विकली एक बार पढ़ भी सकते हो, अदरवाइज मतलब आपको अगर समझ आ गया है तो अकॉर्डिंगली आप इनको समझ जाओगे, इनको मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, 1-2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, एक कोशिश करना है इसको खुद भी एक बार सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच, क्लोज्ड इकोनॉमी आपकी कैसी इकोनॉमी होती है। द आंसर इज सिंपल, याद करो पिछला वाला लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि कहीं ना कहीं जैसे 1991 से पहले इंडिया क्या था, इंडिया कहीं ना बाहरी कंट्रीज के साथ उतना ट्रेड हम नहीं करते थे। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया क्लोज इकोनॉमी थी, मैंने ये नहीं बोला, पर आप बाहरी कंट्रीज के साथ कहीं ना कहीं इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, अगर आप कम करते हो ना तो आप थोड़ा अपने आप में बंधे हुए हो, आप एक तरह की क्लोज्ड इकोनॉमी हो। पर अगर मान लो आप इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, अच्छे से कर रहे हो, आप पूरी दुनिया के साथ कहीं ना कहीं ओपन हो, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो दरअसल फ़र्क कुछ नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जैसे जहां पर एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं नहीं करते, आप बाकी दुनिया से कहीं ना कहीं कट ऑफ हो, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। आपने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं बाहर की कंट्रीज़ के लिए, दैट इज़ क्लोज्ड। ओपन मतलब कहीं ना कहीं आप बाकियों के साथ आराम से ट्रेड कर रहे हो, आराम से चीज़ें आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह चीज़ें भी आ रही हैं, उसको बोलते हैं ओपन। तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड आई एम श्योर अगर आप लेक्चर को ढंग से सुन रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप ठीक भी कर पा रहे होंगे। नहीं कर पा रहे, डोंट वरी, ठीक है, हम कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को सीखते जा रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली हम इंप्रूव करते जा रहे हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ वाले टॉपिक को, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एक हाँ छोटा सा क्वेश्चन है फ्लो एंड स्टॉक वेरिएबल का, समझते हैं इस चीज़ को कि आखिर फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल आखिर इनका मीनिंग क्या होता है। देखो, आप ना किसी चीज़ को मेज़र करने के 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास ना या मैं एक दुकान में गया, लेट्स से मैं दुकान वाले के पास जाके पूछता हूँ कि भैया आपके दुकान में आज के टाइम के ऊपर कितने टीवी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मुझे वो कोई स्पेसिफिक टाइम के ऊपर बताएगा कि हाँ जी सर, आज 6 जुलाई को इतने बजे इतने टाइम के ऊपर मेरे पास इतने टीवी पड़े हुए हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बताया, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हम स्टॉक वेरिएबल, जहां पर ना चीज़ें बतानी हूं एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट के ऊपर। गेटिंग द पॉइंट। मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आप मुझे बताओगे ना कि सर इतने बज के इतने मिनट के ऊपर मेरे पास इतने पैसे हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट के रेफरेंस में जब आप चीज़ें बताते हो, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं आप स्टॉक वेरिएबल। तो दूसरे टाइप के वेरिएबल क्या हैं फिर, ये होते हैं फ्लो वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने पिछले 6 महीने के अंदर कितने पैसे कमाए। और ये 6 महीने क्या है, एक पीरियड है। आप बोलोगे कि सर हाँ 1 जनवरी से लेकर 30 जून ये इंटरवल ऑफ टाइम हुआ ना, इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच मैंने इतने पैसे कमाए। तो ये जो फ्लो वेरिएबल होता है ना, यहाँ हम एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं। वेयर एज जब मैं बात कर रहा था आपके स्टॉक वेरिएबल की, यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बात करते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहां पर ये क्या कर रहा है, मनी सप्लाई की बात कर रहा है। हमारी मार्केट में कितने मनी है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं तो आप मुझे बताओगे ना सर अच्छा इस तारीख को इतने बजे इतनी मनी है, ऐसे बताओगे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताओगे ना, है कि नहीं। और एग्जाम्पल देखो, मैं आपसे पूछता हूं कि कितनी बेरोजगारी है, तो आप मुझे कोई तारीख बताओगे ना, सर इतनी तारीख को मैंने सर्वे किया, 31 जुलाई को सर्वे किया, 31 जुलाई वाले दिन इतनी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी। उसी तरह से फॉरेक्स रिजर्व हो गया, इनको पढ़ेंगे हम, ये भी एक किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं। वेरएस अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है, अब याद करो जीडीपी को स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज की, उनकी फाइनल गुड्स क्या, फाइनल वैल्यू क्या थी, यही हमने पढ़ा जीडीपी के रिगार्डिंग। अब हमने पढ़ा था, मैंने बताया था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये क्या है, ये एक इंटरवल ऑफ टाइम है। तो जीडीपी क्या है दरअसल में आपका,
ये फ्लो वेरिएबल है। तो नेशनल इनकम लिखा है ना, आप एक किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं आपने कितना चीज़ें अर्न करी, तो नेशनल इनकम या जो जीडीपी है वो क्या है, आपका एक फ्लो वेरिएबल है। सिमिलरली आपने कितना पैसा या कितना चीज़ें सामान बाहर से मंगवाया, कब मंगाया, आप बताओगे ना, 3 महीने के अंदर कितना मंगाया, 1 महीने के अंदर, 2 दिनों के अंदर कितना मंगाया, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। ये सारी एक पर्टिकुलर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या एक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर देखी जाती हैं। उस तरह से आपने कितनी कंजम्पशन करी, कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो बताओगे ना यार 1 महीने में इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, एक इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फ्लो वेरिएबल। अदरवाइज अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डेट की आप बात करते हो, उसको बोलते हैं हम स्टॉक वेरिएबल। अब अगर इतना समझ आ गया है, एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मुझे बताओ कि इनमें से क्या सही है, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक है, कौन सी गलत है। नीचे कमेंट्स में बताना, ठीक है ना, आंसर मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहला कह रहा है कि दोज वेरिएबल विच आर डिफाइंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो होती हैं उनको फ्लो वेरिएबल बोलते हैं। अरे नहीं यार, उनको तो स्टॉक बोलते हैं ना। वेयर एज अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम के बीच में होती हैं, ये कह रहा है उनको स्टॉक बोलते हैं। अरे नहीं, उनको फ्लो बोलते हैं। इनको क्या किया इन्होंने, इंटरचेंज कर दिया, फ्लो वाली स्टेटमेंट को स्टॉक कर दिया, स्टॉक वाली को फ्लो कर दिया। तो आंसर क्या हुआ, कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, यहाँ पे नीदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, ठीक है। एक बस आखिरी कॉन्सेप्ट है, मतलब 2-3 आखिरी कॉन्सेप्ट है, बस फिर लेक्चर खत्म ही हो रहा है। परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। आप लोगों ने ना कई बार सुना होगा कि सर इंडिया की दुनिया में 5वें नंबर की जीडीपी है, पर क्या आपने सोचा कि कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हैं, वो हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। पर कई बार आपने ये भी सुना होगा कि इंडिया 30वें नंबर पर है जीडीपी के अंदर, तो दरअसल में हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये है क्या परचेजिंग पावर पैरिटी? एग्जाम्पल समझते हैं, स्टारबक्स की कॉफ़ी, ठीक है। अब यही स्टारबक्स की कॉफ़ी ना आपको इंडिया में भी मिल जाएगी, बिल्कुल सर। आपको यही स्टारबक्स की कॉफ़ी आपको यूएसए में मिल जाएगी, ठीक है। इमेजिन करके चलते हैं कि इंडिया के अंदर ये स्टारबक्स की कॉफ़ी लेट से 300 रुपये की है, ठीक है। और इमेजिन करो कि सेम स्टारबक्स की कॉफ़ी आपको यूएसए के अंदर लेट से $10 की मिल रही है। तो सर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि $10 इक्वल टू 300 रुपीज़? क्यों, टेक्निकली हुआ क्या, सेम कॉफ़ी आपको यूएस में $10 की मिल रही थी, इंडिया में 300 की मिल रही है। तो सर यहां पर तो मुझे ऐसा लगा $1 इक्वल टू 30 हो गया, क्योंकि $10 इक्वल टू 300 है, तो $1 इक्वल टू 30 रुपये हो गया। हाँ सर ये तो हो गया। पर सर मार्केट में अगर मैं नोटिस करूं, आजकल तो $1 लगभग 82-83 रुपये चल रहा है। तो सर मैं ये वाला चूज करूं $1 इक्वल टू 82 जो मार्केट में चल रहा है, या $1 इक्वल टू 30 यूज करना है? बताओ आप क्या करना है। यही फर्क आ जाता है कि कौन सा यूज करें। जब हम कहीं ना कहीं बात करते हैं ना लेट्स से नॉमिनल जीडीपी की, वहां पर तो हम ये मार्केट प्राइसेस के बेसिस के ऊपर चीजें देख लेते हैं, ये तो अलग हो गया। जब हम बात कर देंगे परचेजिंग पावर पैरिटी की, हमें जब इस तरह से क्रॉस कंट्री कंपैरिजन करना होता है, हम इस तरह से करते हैं। होता क्या है ना, ये तो एक एग्जांपल है स्टारबक्स, इस तरह से हजारों ही चीजें हैं जो सेम चीजें हमें इंडिया में भी देखने को मिलती है और यूएस के अंदर भी। तो हम एक तरह की बास्केट ऑफ गुड्स देख लेते हैं। अब देखते हैं कि उन बास्केट ऑफ गुड्स का यूएसए के अंदर क्या दाम है, उस पर्टिकुलर बास्केट का, और इंडिया के अंदर क्या दाम है। गेटिंग द पॉइंट? तो बेसिकली हम ना दोनों कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर कर रहे हैं। अब जब मान लो हम इस तरह से देखेंगे $1 इक्वल टू 30, यहां पर क्या होगा, इंडिया ना गरीब है थोड़ा, मतलब एज इन कंपैरिजन में गरीब है, तो एज कंपेयर टू यूएसए बात कर रहा हूं, वैसे नहीं। अगर मान लो इंडिया में कंपैरिजन में यूएसए के हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी सस्ती होती हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी के माध्यम से, जिसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया, अगर इस अप्रोच को यूज करेंगे ना, हमारा दुनिया के अंदर जो रैंक होगा वो अच्छा आएगा। इसी वजह से होता क्या है ना कि जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर बात करते हैं, तो इंडिया जीडीपी के टर्म्स के अंदर क्या आता है, परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर हम 3rd नंबर पे आते हैं। आई बात समझ में? क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सेम स्टारबक्स की कॉफी इंडिया में 300 रुपये की है और यूएसए में $10 की है, उस हिसाब से $1 इक्वल टू 30 हो जाता है, जबकि $1 इक्वल टू एक्चुअल में मार्केट के अंदर 82 रुपये है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बास्केट ऑफ गुड्स हो, उन बास्केट ऑफ गुड्स का इंडिया में क्या दाम है, उन बास्केट ऑफ गुड्स का यूएसए के अंदर क्या दाम है, फिर अकॉर्डिंगली कंपैरिजन करते हैं, ताकि एक तरह से कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा जाए।
तो ध्यान रखना, जो इस तरह से हम जो नॉमिनल जीडीपी कहीं ना कहीं कैलकुलेट देखेंगे, उसमें इंडिया कहाँ पर है, 5वें नंबर पर करंटली। ये चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, पर परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर हम कहाँ पर हैं, हम 3रे नंबर के ऊपर हैं। तो आई होप आप इस परचेजिंग पावर पैरिटी को समझ गए होंगे। ध्यान रखना, ये स्टैंड ऑफ लिविंग को हेल्प करता है कंपेयर करने के अंदर बिटवीन कंट्रीज, एंड यहाँ पर एक बास्केट ऑफ गुड्स की हम अप्रोच को यूज करते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और कि सर जीडीपी तो हमने चलो कैलकुलेट कर दिया, पर जीडीपी कैलकुलेट करने के कुछ खामियां भी हैं यहाँ पे। द आंसर इज यस। जैसे पहले 2 पॉइंट्स पढ़ो कि यहाँ पर ना हम कोई सोशल वेलफेयर बात कर रहे हैं, ना हम इनकम इनक्वालिटी को देख रहे हैं। सर मीनिंग क्या है इसका? देखो लेट्स से मैं अगर आपको बोलता हूँ कि इंडिया की जीडीपी 8% से ग्रो हो रही है, तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा? द आंसर इज बहुत कम चीज़ें पता लगी। हमें पता लगा कि हाँ इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ चंद लोग ही ग्रो कर रहे हो। ठीक है ना, जीडीपी के अंदर क्या देखा? गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू, यही तो हमने देखी। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया 10 इंडिया में अरबपति लोग हैं, यही गुड्स एंड वैल्यूज की प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, तो जीडीपी जो बढ़ रही है सिर्फ उसका फायदा इन लोगों को हो रहा है, और जो हमारे इंडिया में इतने करोड़ों लोग हैं उनको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। जो कि एक्चुअल में केस है भी कुछ हद तक, मतलब इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में देखने को मिलती भी है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो अगर हम 8% से ग्रो कर भी रहे हैं, क्या इन गरीबों की ज़िंदगी के अंदर कुछ इंपैक्ट आया उससे? शायद नहीं आया। तो जीडीपी में ये थोड़ी फैक्टर किया कि भैया इतने लोग गरीब हैं हमारे यहाँ पे, इनको तो खाना नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो ये एक कंसर्न रहता है। सोशल वेलफेयर के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हम यहाँ पे मेजर नहीं करते। इसके अलावा जो कुछ पैरेलल इकोनॉमी के अंदर हो गया चीज़ें काम कर रही होंगी, वो यहाँ पे अकाउंटेड में नहीं आती। ठीक है, या फिर कुछ नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने मुझे टमाटर बेचे, बदले में मैंने आपको ये पेन दे दिया। ठीक है, पर ये दरअसल में जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो इंडिया में आज भी ना काफ़ी सारी जगह पे ना बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर सिस्टम का मतलब सर, मतलब बेसिकली वहां कैश के टर्म्स में काम नहीं होता। आप मुझे एक वस्तु दो, बदले में आपको दूसरी चीज़ दे दूंगा, ये होता है बार्टर सिस्टम। वहाँ पे पैसों का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है ना, वहाँ पे आइटम्स का एक्सचेंज होता है। तो ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ये इस तरह की नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स, ये यहाँ पर अकाउंट ही नहीं हो रही। इनको हमने काउंट ही नहीं किया, तो हम जीडीपी के अंदर देख ही नहीं पाएंगे इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस। तो जीडीपी के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो ही नहीं रही। बाकी और छोड़ो, हमारी जो घर की महिलाएं हैं या इवन कोई भी, मतलब घर के अंदर कितने लोग काम करते हैं, ठीक है ना, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के अंदर, उनका तो हम देख ही नहीं रहे। हमारी जो माएँ जो हैं खाना बनाती हैं, बहुत सारा घर का काम करती हैं, हमने कभी उसको तो वैल्यू डाली ही नहीं। हमने ये थोड़ी बता दिया कि अच्छा मम्मी ने घर का काम किया है आज, तो मम्मी को महीने के इतने रुपये मिलने चाहिए, इसको तो अकाउंटेड ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनको तो हम वैल्यू दे ही नहीं रहे इस तरह की चीज़ों को जीडीपी के अंदर, तो वो भी एक कंसर्न रहता है। बाकी डेटा कलेक्ट करना कई बार काफ़ी मेजर इशू बन जाता है। और एक आखिरी चीज़ है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। फिर इसका क्या मतलब होता है? देखो मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने अच्छी खासी अपनी ग्रोथ दिखा दी, ठीक है, उस कंपनी की ग्रोथ की वजह से कहीं ना कहीं लेट्स से जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता है इस कंपनी ने जब प्रोडक्शन करी उसके अंदर उसने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। तो क्या हमने ये देखा कि इस कंपनी ने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया? हमने ये तो नहीं देखा। तो इस तरह की कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, हम उनको देखते ही नहीं। हो सकता है कोई पावर प्लांट वाला हो, उसने कहीं ना कहीं कितना सारा हमारी जो नदियां हैं उनको ख़राब कर दिया, हमने कुछ उसके ऊपर देखा? नहीं देखा। हमने बस ये देखा कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आखिर क्या थी, बस उसको कैलकुलेट किया। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी के अंदर इम्पैक्ट आया नहीं आया, वहाँ के लोग अच्छा एनवायरनमेंट मिला या नहीं मिला, वहाँ पर लोगों के अंदर भुखमरी खत्म हुई या नहीं हुई, उनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आया या नहीं आया, ये कोई भी चीज़ जीडीपी यहाँ पे नहीं देख पा रही है। और यही सारी यहाँ पे हमें लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं विद रिगार्ड्स टू जीडीपी कैलकुलेशंस। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें थी जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़नी थी। फिर से बता दूँ, थोड़ा चैप्टर आज का टेक्निकल रहा, आई अंडरस्टैंड। बहुत सारी टर्म्स आप में से पहली बार आपने से काफ़ी लोगों ने सुनी होंगी, जीडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, 3 तरीके जो हमने पढ़े। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये वाला टॉपिक, अगर आप इसको स्पेशली पहली बार पढ़ रहे हो। कोशिश मेरी थी कहीं ना कहीं मैं इसको थोड़ा आसान बना पाऊँ। अगर नहीं समझ आया डोंट वरी, ठीक है ना, कोशिश एक बार करना। एक बार जो कॉन्सेप्ट छूट गए हैं मैं आपको ये लेक्चर की पीडीएफ दे दूंगा, एक बार दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करना। अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रहा जो समझ नहीं आया, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो पे जाना, उसको दोबारा देखने की कोशिश करना। आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है ना। मुझे बताया कि कुछ लोग ना पहली बार शायद इकोनॉमिक पढ़ रहे हो, तो इसलिए कई बार थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट अच्छे से रिवाइज करते रहोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेटिंग द पॉइंट, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना इसको, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना, कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका है। तो टेक्निकल है पर टफ नहीं, यही कोशिश है। इसको धीरे धीरे हम आने वाले सेशंस के अंदर भी करते रहेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से और भी प्रैक्टिस करेंगे। मेंस का एक क्वेश्चन बताया है मैंने आपको, उसका आंसर आई एम श्योर आप नीचे मुझे कुछ पॉइंट्स तो डेफिनेटली बताओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। हम मिलेंगे अगले थर्सडे को एक और लेक्चर के साथ, इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।